गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग 2011 से 2024 में जितने भी प्रश्न इतिहास सेगमेंट से पूछे गए हैं एसएसटी में, सब के सब एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपको क्या पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। बताइए, रंगमंच, चलचित्र, रेडियो या फिर पत्रिकाएं? आपको बताना है इसमें से उत्तर। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो एकदम सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पत्रिकाएं, यानी ऑप्शन डी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि बंगाल में प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों के द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। ऑप्शन देखिए, समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए, या फिर परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए, या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए और अपनी धर्म परायणता घोषित करने और अनुयायी बनाने के लिए। तो हम सभी जानते हैं कि जो मंदिर की स्थापना की जाती थी वो कहीं ना कहीं अपने शक्तियों के प्रदर्शन के लिए की जाती थी। तो इस हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। ना केवल बंगाल में बल्कि आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में भी बहुत सारे बड़े बड़े विशाल मंदिर बनवाए गए। उसका भी मूल में यही निहित था कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय, फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा, इसके बारे में प्रचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का यूज करते थे? तो क्या वो सरकार के प्रभाव का यूज करते थे? नहीं ना। अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए उनके द्वारा जो प्राचीन धार्मिक पाठ हैं उनमें से श्लोक को लाया जाता था, लोगों को उन श्लोकों के बारे में अवेयर किया जाता था। कुल मिलाकर के जो हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं उनका सहारा लिया उन्होंने, ये बताने के लिए कि जिस तरह की कुरीतियों को आप फॉलो कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमारे धार्मिक ग्रंथ ये मान्यता देते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, धार्मिक ग्रंथ मान्यता नहीं देते हैं, आप इन्हें देखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। आगे देखिए, कह रहे हैं कि ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी होती थी क्योंकि, ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने लगातार आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया है, नोट्स भी पढ़ाया हुआ है। कोई भी आप अगर इत्मीनान से स्टार्टिंग से मतलब देख रहे होंगे हमारी वीडियो, तो कोई एक सिंगल क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा इतिहास में जो हमने ना करवाया हो अपनी वीडियो में। चलिए, कह रहे हैं कि ज्यादातर जो महाजनपद हैं इनके द्वारा मजबूत किलेबंदी की जाती थी क्योंकि, कह रहे हैं कि वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। तो बात तो ठीक है, हाँ भाई, इनके द्वारा मतलब कि किलेबंदी जो है वो शक्तियों का प्रदर्शन तो करती थी। दूसरा देखिए, कह रहे हैं शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा करने को मतलब सुनिश्चित करना चाहते थे। फिर देखिए, ये उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे, या फिर इनके आसपास लकड़ी, ईंटों या पत्थर की उपलब्ध। तो देखिए, सीटेट का एक बहुत ही सिंपल सा नियम है कि यद्यपि आपको लगेगा कि सारे के सारे उत्तर तो सही हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे सटीक जो उत्तर है वो चयन करना है। और सबसे सटीक उत्तर इसका क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये भले ये बात सही है कि जो मजबूत किलेबंदी होती थी ना वो कहीं ना कहीं शक्ति का प्रदर्शन भी करती थी। बताओ भैया, बड़ा शक्तिशाली शासक है, इतना मजबूत किला बनवाया हुआ है, लेकिन जो मेन बात होती है वो क्या होती है कि उनको डर रहता था कि अगर किलेबंदी नहीं होगी तो दूसरे जो शासक हैं वो हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। अगले क्वेश्चन में देखिए, कह रहे हैं कि लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पे आने लगे। आपको बताना है उनमें से कौन सा एक कारण नहीं है। ठीक है, इसका जो उत्तर है ना वो आप देखेंगे कि किताबों में अलग अलग मिलता है, लेकिन आप दिमाग लगा करके अच्छे से देखिएगा तो मैं आपको बताती हूँ। कह रहे हैं जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण, तो हाँ, ये एक कारण माना जाता है हड़प्पा सभ्यता के विनष्ट होने का। दूसरा, कह रहे हैं कि मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चरागाह और घास खाने वाले मैदान चराने से मृदा आवरण नष्ट हुआ। तो कई किताबों में ना माना जाता है कि ये उत्तर सही है। ठीक है, लेकिन आगे देखिए, कह रहे हैं नदियां सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हुई, एकदम सही बात है। चौथा देखिए, नगरों के मध्य आपसी प्रतिद्वंदिता के मतलब प्रतिद्वंदिता की लड़ाई। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो बहुत ही शांतिपूर्वक डेवलप हुई सभ्यता है, वहां पे ना कहीं से भी युद्ध वगैरह के साक्ष्य नहीं मिलते। तो इसका जो सटीक उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, कि वहां पे प्रतिद्वंदिता जैसी कोई चीज थी ही नहीं। हाँ, एक कारण पहले माना जाता था आर्यों का आक्रमण, लेकिन नई एनसीईआरटी जो हमारी आई है उसमें आर्यों के आक्रमण की जो बात है उसको झुठला दिया गया। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। आगे देखिए,
कह रहे हैं ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषि मतलब जो यहाँ से वहां जा करके कृषक जो है, कृषक क्या होते थे बेचारे जनजाति समूह, उनके द्वारा जो स्थानांतरीय कृषि की जाती थी उनके बारे में कह रहे हैं कि स्थानांतरीय कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, यानी कि जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करने वाले जनजाति समूह थे उन्हें कौन सी समस्याएं झेलनी पड़ी ब्रिटिश सरकार में, यह आपको बताना है। कह रहे हैं उनके कृषि उत्पादन में गिरावट आई, दूसरा उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई, बेरोजगारी और शोषण। बताइए भाई, वैसे मैं सही बताऊं ना, सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन चूंकि सीटेट का नियम है एकदम सटीक उत्तर देना है, तो ध्यान रखिएगा उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई, इसी में ना अन्य सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, जैसे जब गतिविधि प्रतिबंधित हो गई तो उसमें जाहिर सी बात है कि अनाज के उत्पादन में गिरावट आएगी, बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे और इनका शोषण तो हो ही रहा है। तो आपको ना एकदम सटीक उत्तर मानना है, जबकि अन्य जो ऑप्शन हैं वो भी सही ही हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि मध्यकालीन भारत में मंदिरों को डैश डैश के केंद्र के रूप में जाना जाता था। सांस्कृतिक गतिविधियां, बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार, सूफी आंदोलन या वास्तुकला। हम सब जानते हैं भैया कि मध्यकाल में जो मंदिर थे वो सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे, ना केवल सांस्कृतिक, धीरे धीरे आप देखेंगे दक्षिण भारत में तो आर्थिक सामाजिक सबके ही केंद्र में आ गए थे। तो इस हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा मतलब सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे का मुख्य कारण क्या था। ध्यान से देखा करिए, सीटेट में ना जब भी पूछा जाता है मुख्य कारण पूछा जाता है, क्योंकि और जो ऑप्शंस रहते हैं ना ज्यादातर संभावना रहती है कि सारे ही ऑप्शंस में कारण ही दिए होंगे और सब सही होंगे, मेन रीजन आपको बताना होता है। फिर देखिए, उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी। अब बताओ भला इससे उसको क्या ही मतलब होगा, वो मतलब इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाला व्यक्ति था। कह रहे हैं उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने को कोशिश की। तो बस यही है, यही बात है भाई, यही बात है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है, नहीं बताना है आपको। कह रहे हैं वे प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। तो हाँ, हम सब जानते हैं ताड़पत्र और जो भुर्ज की छाल है उस पर लिखी जाती थी। कह रहे हैं वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल के मुख्य सोर्स हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, और उस टाइम पे कागज पेन वगैरह तो था नहीं। फिर आगे कह रहे हैं वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मतलब प्रिंट की गई। आप बताओ ऐसा कोई प्रमाण मिला है कि जो मतलब पांडुलिपियां हैं या जो प्राचीन हस्तलिपियां हैं उनको प्रिंट किया गया, बताइए जरा सा। और चौथा क्या है कि कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातुओं पर भी उकेरी गई हैं। तो आप बताइए कौन सा गलत हो जाए। कुछ सोचना ही नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, क्योंकि टाइपिंग फॉर्म में कोई भी पांडुलिपि हमें देखने को नहीं मिलती है, बाकी सारी चीजें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसने मतलब कि किसे अपनाया था। आप बताओ क्या मतलब कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाया गया। कह रहे हैं सर्वेक्षण करने की प्रथा, या फिर भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा, या स्थानीय जनसंख्या का शोषण करने की प्रथा, या सैन्य अभियान। तो जान रहे हैं क्या पूछा जा रहा है, प्रशासनिक प्रथा को डेवलप करने के लिए। तो ये हो जाएगा भैया खूब ढेर सारा टैक्स कलेक्ट करो, यानी कि भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ध्यान रखिएगा इसमें ना ये जो क्वेश्चन हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यहाँ तक के जो क्वेश्चंस हैं इसमें आप प्रयास कीजिएगा कि आपके 100% क्वेश्चन सही हो, क्योंकि ये इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं। 2018 से ऐसा पैटर्न चेंज हुआ है, ऐसे टफ टफ मतलब लॉजिकल कंसेप्चुअल असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एक साथ कई सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस में अटक रहे हैं ना तो आप समझिए कि आपकी तैयारी बहुत वीक है अभी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मन लगा कर उत्तर दीजिए और आगे अभी तो मतलब चलते ही रहेंगे, क्योंकि वन लाइनर है। जब 2020 का क्वेश्चन आएगा ना तब आपके पसीने छूटेंगे, क्योंकि 2020 का मैं सही बताऊं ना 2020 का क्वेश्चन देख के लगता है कि जैसे मतलब कि दुश्मनी तो नहीं निकालनी थी एग्जामिनर को। चलिए आगे देखेंगे और यहाँ से आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग हैं जो आज भी कंफ्यूज हैं कि वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके और खुश हो जा रहे हैं कि हाँ हम उससे सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। और पता चलेगा कि 2020 से पैटर्न चेंज हुआ है। वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस ना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में पूछे जा रहे हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं सब लेंदी कंसेप्चुअल असर्शन रीजन इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो 10 क्वेश्चन में बताइए कॉमेंट करके कितना सही हुआ है। जो लोग लाइव चैट में जुड़े हैं वो लोग लाइव चैट में उत्तर दें, बाकी जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी बताइएगा कि 10 में से आपके कितने सही हुए स्टार्टिंग वाले। फिर देखिए
यहाँ आपसे कहा जा रहा है 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बाँटा। अब मैंने कितनी बार ये वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है कि जेम्स मिल के द्वारा इसको बाँटा गया था। अभी हमने क्लास 8 हिस्ट्री मतलब 200 एमसीक्यूज़ करवाए, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन करवाया था। उसके पहले मैंने पूरा का पूरा कंपाइलेशन दिया है चैप्टर 1 से लास्ट तक, उसमें भी ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो जिन्होंने देखा है वो तो कर ले जाएँगे। कह रहे हैं 19वीं शताब्दी के मध्य में जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, इन्होंने भारत के इतिहास को 3 कालों में डिवाइड किया। हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। कह रहे हैं इस विभाजन का क्या आधार था? तो हमने कितनी बार कहा कि भैया शासकों का जो धर्म है ना, उसके आधार पे इन्होंने ये काल का विभाजन किया हुआ था। तो बताइए कहाँ पे मतलब कि शासक का धर्म दिया गया है? कह रहे हैं यह इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। ठीक है, तो उत्तर यही हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। और यही कारण है कि इतिहासकार जो अन्य इतिहासकार हैं वो इनकी आलोचना भी करते हैं, क्योंकि आप देखिए शासक कोई भी धर्म को फॉलो करने वाला हो, अन्य जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो भी तो वहाँ पे विद्यमान थे ना, तो इस वजह से इनकी खूब आलोचना भी की जाती है। और ये जो बंटवारा किया है वो किसने किया है? तो जेम्स मिल ने किया है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि नील की खेती की 2 प्रमुख प्रणालियां थी। तो ब्रिटिश सरकार में जब हमारा भारत देश ब्रिटिशर्स का उपनिवेश था, उस समय नील की खेती 2 प्रणालियों पर की जाती थी। वो 2 प्रणालियां कौन है बताना है, निज और रैयती। तो बस यही हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेशन बहुत लंबा चलेगा। ऑप्शन ए वाला ठीक होगा, यानी कि निज और रैयती। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें घर पर पढ़ाया, इसका क्या कारण था? ठीक है, एक तो वैसे ही जानिए कि पहले उतने विद्यालय नहीं थे। ठीक है, और जो मान लीजिए बहुत इधर उधर विद्यालय थे भी, उसमें भी लड़कियों को भेजा नहीं जाता था। आपसे यही पूछा जा रहा है कि ऐसे पति या ऐसे पिता जो ये तो चाहते थे कि ठीक है हमारे जो मतलब कि हमारी पत्नी या हमारी पुत्री पढ़ ले, लेकिन बावजूद इसके वो मतलब कि स्कूल नहीं भेज पाए, उनको घर की 4 दीवारी में पढ़ाया। फॉर एग्जाम्पल माई फादर। ठीक है, तो आप बताइए ऐसा क्या रीज़न रहा होगा? कह रहे हैं लड़कियों को घर में पढ़ाने में मतलब कि लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती होगी। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं थी। कह रहे हैं लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा एक चिंता थी। और आज भी आप देखिए फीमेल्स की सुरक्षा चिंता का ही विषय है। लोग आज तक नहीं सुधर पाए हुए हैं। ठीक है, तो तब क्या ही सुधरे होंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं चलो भैया कल्पना कर लो, मान लो यक्ष। ठीक है, तो कल्पना कीजिए कि आप खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं और जो हर 3 महीने के उपरांत अपना रहने का स्थान चेंज करता रहता है। ठीक है, ये आपके जीवन को किस प्रकार से परिवर्तित करेगा? यानी खानाबदोश जीवन, सपोज दैट आप मान लीजिए कि आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो खानाबदोश का है, यानी कि हर 3 महीने में आप जहाँ रह रहे हैं उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाना है। बताइए, कह रहे हैं ये प्रश्न विद्यार्थियों को कम अहमवादी बनाएगा, यानी कि उनके अंदर जो घमंड होगा वो घमंड खत्म होगा। क्या ऐसी बात है? दूसरा, ये प्रश्न विद्यार्थियों पर बल देगा कि तथ्य इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बताओ भला यहाँ पे कौन सा ऐसा फैक्ट दिखाई पड़ रहा है? तीसरा देखिए, ये प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों को स्वयं मतलब कि मतलब नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। तो ये बात एकदम सही हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी। और वैसे भी सीटेट में ना अक्सर अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो जो सबसे लंदी वाला ऑप्शन हो उसको लगा के टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। ये कुछ ट्रिक्स वगैरह हैं। ठीक है, तुक्का बहुत काम की चीज़ होती है, लेकिन थोड़ा मतलब कि वैज्ञानिक तरीके से लगाया जाए तो ऐसा नहीं कि जय हो भगवान जी की ए, जय श्री राम बी, जय हो कन्हैया सी, ऐसा नहीं। मतलब थोड़ा लॉजिकल वे में अगर लगाएंगे तो ठीक है, हर कोई तुक्का लगाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो 135 पाया हुआ है उसने कोई तुक्का नहीं लगाया, तुक्का सब लगाते हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? बताइए। कह रहे हैं सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन। दूसरा, उस व्यक्ति की स्मृतियां जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था। तीसरा, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। और चौथा, उन व्यक्तियों के घटना वृत्तांत जिन्होंने भारत मतलब छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो इसको तो देख के ही समझ आ रहा है भैया कि एक ऐसा विद्वान जो वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था पे बात कर रहा है, वो कौन सी मौखिक मतलब कि स्रोत सामग्री होगा इतिहास को समझने का? तो बस यही हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। आगे देखिए, कह रहे हैं स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया? बताइए कौन सी समस्या है जिसको भारत देश को नहीं झेलनी पड़ी? कह रहे हैं राजाओं के द्वारा शासित राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का। तो हम सभी जानते हैं भैया ये तो बहुत बड़ी समस्या थी। 565 रियासतें थी जिसको
मतलब वल्लभ भाई पटेल जी और दूसरा वीपी मेनन जी ने मिल करके एकीकरण किया था। अक्सर हम लोग पटेल जी का नाम तो याद रखते हैं लेकिन वीपी मेनन को भूल जाते हैं। तो भाई ये तो बहुत बड़ी समस्या थी, ठीक है। आर्थिक विकास तो जाहिर सी बात है, अभी अभी हाल ही में विभाजन हुआ है और 300 सालों तक अंग्रेजों ने भी खून चूसा हुआ है। तो भाई आर्थिक डेवलपमेंट तो थी समस्या, तो ये भी थी, ठीक है। तीसरा देखिए, पाकिस्तान में आने वाले शरणार्थी, तो ये भी एक समस्या थी, ठीक है। चौथा क्या है कि भारत, पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसा नहीं था कि जो हमारे यहाँ की संपत्ति थी उसका 3 हिस्से करवाया गया और आधा ब्रिटेन ले गया, एक हिस्सा ब्रिटेन ले गया, एक पाकिस्तान, एक भारत, ऐसी बात नहीं थी। यही समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, बाकी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। चलिए आगे देखिए। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि पाठ के अंत में दिया रहता है ना, आओ चर्चा करें। कह रहे हैं इस शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न आपके विचार में साधारण पुरुष और स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतः क्यों नहीं रखते थे? इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है? कह रहे हैं साधारण स्त्री पुरुष साधारण जीवन जीते थे, तो क्या केवल ये कारण था? नहीं ना। दूसरा, ये अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें। और तीसरा, ऐसे प्रश्न नहीं, भ्रमित वगैरह नहीं करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए नहीं देना चाहिए। अरे भैया, नहीं देने चाहिए का क्या मतलब है? अगर बच्चे अनुमान लगा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है ना, ये उनका मतलब कि डेवलप ही करेगा स्किल को, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा वाला एकदम सही है, ठीक है, ऑप्शन बी ठीक उत्तर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि लेखकों के द्वारा व्यक्त एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रॉन्ग बताना है आपको। ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस ओरिजिनल पेपर जो हमारे हुए हैं वहां से लिए गए हैं, ठीक है। ये मत सोचिएगा नए प्रश्न, नहीं, ये सारे के सारे प्रश्न पीवाईक्यूज हैं, सब हमारे इतिहास सेगमेंट में पूछे गए हैं एसएसटी में। ऑप्शन देखिए, ये केवल राजाओं, अब केवल लग गया है तो आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखिए, किसान और शिल्पकार जैसे कई समूहों को योगदान को बताने की कोशिश करता है। और तीसरा कह रहे हैं ये विचार इस बात पर बल देता है कि भारत, अब देखो केवल आ गया फिर खत्म हो गया, ये पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है। अब बताइए, क्या हमें केवल और केवल पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में जानना है? जब लिखा हुआ है हमारे अतीत, तो जाहिर सी बात है कि हमसे संबंधित होगा। तो हो जाएगा कि ये किसान और शिल्पकारों जैसे कई समूहों के योगदान को बताने की कोशिश है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, 19वीं शताब्दी के दौरान ज्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। यहाँ बिगड़ जाने का क्या अर्थ है बताइए? आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको लगता है कि भैया ज्यादा पढ़ लिख लेने से लड़कियां बिगड़ जाती हैं। तो बताइए, कह रहे हैं यहाँ मतलब कि यह उन्हें और अधिक धन देगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बात नहीं थी। कह रहे शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती। तो हाँ, यही बात है, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग हैं उन्हें बहुत खल जाता है, उनके खून में आग लग जाती है कि कैसे मतलब कि किसी पारंपरिक रूढ़िवादी को कोई तोड़ रहा है। जैसे सती प्रथा, अब उनको तो जल के मरना था नहीं, तो उनको तो भाई बुरा ही लग गया कि अरे ऐसे कैसे सती प्रथा जैसी कुप्रथा को बंद कर दिया गया। तो जब महिलाएं जागरूक होंगी, पढ़ लिख लेंगी, अपने अधिकारों की डिमांड करेंगी, तो भाई जो रूढ़िवादी लोग हैं उनको तो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा ही, कल्ला जाएगा एकदम से। तो वही चीज़ है ना, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ है, इसके फलने फूलने का मुख्य कारण क्या है? तो हम सभी जानते हैं भैया, गुजरात, यहाँ पे देखिए कपास की खेती वगैरह होती है, तो ये कपास की खेती यानी कुल मिलाकर के कच्चा माल के आसपास है, इस वजह से यहाँ पे ये उद्योग खूब फला फूला। तो 20 क्वेश्चन हो गए, फटाफट कमेंट करके बताइए कि 20 में आपने कितने सही किए हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को हाइप नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को हाइप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। एक टारगेट है हमारा, अगर इस एक सिंगल वीडियो पे एक के यानी 1000 लाइक्स आ जाएंगे, ठीक है, 1000 अगर इस पे लाइक्स आ जाएंगे तो ये PDF भी आपको मिल जाएगी। और साथ में आगे जो ज्योग्राफी और पॉलिटी है उसके भी हम सारे के सारे MCQ सॉल्व करवा देंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। अगर नहीं आया तो फिर समझ लीजिए ना, एफर्ट्स इतने लगाओ। मैं मतलब कि कल शाम से इस PDF को बना रही हूँ, एक एक क्वेश्चन खोजना, जैसे पेपर है आपके पास, पेपर से एक एक क्वेश्चन को आपको निकालना, उसके बाद उसको प्रिंट करना, फिर दुनिया भर का हेन तेन करना। तो बहुत मुश्किल काम रहा है। मैंने घड़ी देखा है भैया, मैं नेट 8 घंटे में ये PDF तैयार कर पाई हूँ। तो उस 8 घंटे में अगर हमने मेहनत की है उसका हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा तो फिर हम
मतलब कौन से मोटिवेशन के साथ आगे मेहनत करेंगे। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को इतना शेयर किया कि कम से कम इस पे 1000 लाइक्स आ गए, तो ये पीडीएफ भी मिल जाएगी और साथ में ज्योग्राफी और पॉलिटी का भी हम लगातार फटाफट करवा देंगे, ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, एकदम धुआंधार तरीके से। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। और ये तो आप सभी जानते होंगे कि जो कपास है वो काली मिट्टी में होती है, इसी मतलब कि ये जो काली मिट्टी है इसी को रेगुर या फिर काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, इसको भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है, बताइए। भूमि और पूंजी, केवल पूंजी, भूमि और श्रम, श्रम और पूंजी, बताइए। तो भाई इसके लिए ना सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वो है भूमि होनी चाहिए और लेबर होने चाहिए, यानी कि श्रम करने वाले लोग होने चाहिए। तो आप देखिए जो बागानी कृषि है, फॉर एग्जाम्पल चाय हो गया, कॉफी हो गया, इन लोगों के मतलब इसके लिए ना बड़े पैमाने पर हमें बहुत ज्यादा मजदूर लगते हैं और भाई भूमि भी अच्छी खासी होनी चाहिए। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि जो ब्लैक फुट इंडियन है इसका क्या मतलब होता है, कह रहे हैं क्यूबा में बागान मजदूर या फिर कनाडा में प्रवासी भारतीय या फिर निकोबार की बीमारी, तो ऐसी बात नहीं है। ये थी भाई, अब जैसे कुछ लोग ना परेशान हो जाएंगे क्योंकि एक डिजीज होती है ब्लैक फुट डिजीज, तो वो ब्लैक फुट डिजीज की यहाँ बात नहीं हो रही है, ये ब्लैक फुट इंडियन की बात हो रही है। तो उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति हुआ करती थी जिनको कहा जाता था ब्लैक फुट इंडियन, ठीक है, जो कि भैंसों के शिकार के लिए जानी जाती थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश संसद के द्वारा क्या चेंज लाया गया। हमने कितनी बार देखा है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उसके बाद 1858 का अधिनियम आया और इसमें बहुत सारे चेंजेस हमारे भारत के लिए लाए गए थे। जैसे देखिए कह रहे हैं कि ब्रिटिश कैबिनेट में एक सचिव को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। दूसरा, विद्रोह समर्थकों की जमीन जब्त की गई, नहीं जमीन वगैरह जब्त नहीं की गई थी। पठान और सिखों पर, सैनिकों पर जो प्रतिबंध लगाने की बात है तो नहीं, इन लोगों को ना बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। इवन जो मतलब सैनिक हैं उनको कुछ खास जैसे गोरखा, सिख, इस तरह से ना मिसल टाइप में डिवाइड कर दिया गया था। जैसे अभी देखिए रेजिमेंट जो होते हैं ना उस टाइप से इसको, जैसे गोरखा रेजिमेंट, ये जो रेजिमेंट वगैरह वाला चलन है ये उन्हीं की देन है, ठीक है। तो ये तो किया गया था, इसको बढ़ावा दिया गया था, इसको प्रतिबंधित नहीं किया गया, तो ये तो गलत हुआ। कह रहे हैं विद्रोह करने पर जो सैनिक हैं वो कार्यवाही की चेतना, ऐसी कोई बात नहीं थी। क्या किया गया था, ब्रिटिश कैबिनेट में एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था, ठीक है। और क्या हुआ था, और भारत का जो शासन है ना वो सीधे महारानी के हाथों में चला गया था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले व्यापार करने का काम करती थी, अब वो व्यापार करने का काम ना करके क्या करेगी, शासन करने का काम करेगी, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस आए थे। यहाँ तक कि जो सैनिक हैं, पहले जो सैनिकों की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी, अब सैनिकों की संख्या को कम कर दिया गया। तोपखाने वगैरह पर जो है भारतीय सैनिकों को वहाँ से हटा दिया गया। तो इस तरह से कई सारे चेंजेस किए गए थे 1857 रिवोल्ट के बाद 1858 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था। क्यों किया था, मैंने बताया हुआ है, क्योंकि हम चूंकि बहुत दिनों से करवा रहे हैं, जब से ये सीटेट का एग्जाम का नोटिफिकेशन आया तब से करवा ही रहे हैं लगातार, तो ऐसा कुछ है नहीं जो हमने करवाया नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने बताया हुआ था कि 1720 में ब्रिटिश सरकार ने कैलिको अधिनियम लाया था, जिसके पीछे का कारण क्या था कि भारत देश के जो कपड़े हैं वो उनकी मार्केट में इतना ज़्यादा डिमांडेबल थे, इतना ज़्यादा लोग उसको पसंद कर रहे थे कि वहाँ के जो लोकल व्यापारी थे उनके बेचारों की जो व्यापार है उस पर वाट लगी पड़ी थी। तो कैलिको अधिनियम लाया गया था इस वजह से कि भैया जो भारत देश के कपड़े हैं उन पे प्रतिबंध लगाया जाए, ठीक है। तो कह रहे हैं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नहीं, उत्पादन के लिए भी नहीं, बल्कि इंग्लैंड में जो छापेदार सूती कपड़े हैं जिनको छीट मतलब कि छीट के कपड़े कहा जाता था उन पे प्रतिबंध लगाने के लिए, ठीक है। तो ये लाया गया था कैलिको अधिनियम। आगे देखिए, और ये कैलिको क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारतीय कपड़ों की ना वहाँ पे नकल की जाती थी। अब जाहिर सी बात है जहाँ भारत का जो कपड़ा था उसकी बातें अलग थी, तो जो नकल करके वहाँ पे कपड़ा बनाया गया ना उस कपड़े को कैलिको कहा गया। और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि काली कट से जो है ये कपड़ा जाया करता था, इस वजह से इस कपड़े को नाम काली मतलब कि कैलिको अधिनियम दिया गया। तो ऐसा कुछ भी है, जिस टाइप का ऑप्शन मिले उसको टिक मार के आगे बढ़ जाइए। कुल मिला के ये जानिए कि भारत के जो सूती कपड़े हैं उससे संबंधित है ये कैलिको शब्द। आगे देखिए, कह रहे हैं कि तंती मोमिन और देवंग समुदाय डैश डैश में लगे हुए थे, बताइए कौन से काम में ये लगे थे, लकड़ी के काम, बर्तन के काम, चमड़े के काम या बुनने के काम, तो बताइए। तो ये लोग ना मतलब बुनाई वाले काम से जुड़े हुए थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए,
कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, क्यों? बताइए। एमबीटी सबसे पढ़ा लिखा यानी पढ़ा लिखा मूर्ख जिसको कहा जाता है, जिसके मरने पर नेलपुल ने कहा था, बताइए नेलपुल ने कहा था या फिर किसी और ने कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को मतलब कि उसके राजा से मुक्ति मिल गई। ठीक है, और इनको पागल बादशाह जैसा भी कुछ कहा जाता था। चलिए, कह रहे हैं कि अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था, तो हाँ ये सोच रहे थे कि उत्तर दक्षिण दोनों में ही बढ़िया तरीके से हम मतलब कि अपना जो शासन है वो चला पाएंगे। इस वजह से इन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ ले जाने के बारे में सोचा? दौलताबाद। ठीक है, आगे देखिए। कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। पहला देखिए, कह रहे हैं नील खरीदने के लिए, एक आधार यानी बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। तो इसको तो देख के ही लग रहा है कि हाँ यही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि 1651 में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री बनाई ताकि उन्हें व्यापार के लिए बेस मिल सके। ठीक है, फिर देखिए, कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया था। बताइए। तो हमने आपको बताया था कि 1864। ठीक है, देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि हमारे यहाँ दो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे, एक तो 1757 का प्लासी का युद्ध और दूसरा 1764 का बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, और मैंने बताया था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो इनको मिल जाती है, किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जब इनको दीवानी मिलती है अर्थात इनको टैक्स वसूलने का अधिकार मिलता है, तो पहले ये लोग क्या काम करते थे, जब इनको मतलब कि दीवानी नहीं मिली हुई थी, तो ये ब्रिटेन से सोना और चांदी लाते थे हमारे यहाँ से व्यापार करने के लिए। ठीक है, लेकिन जब इनको यहीं से ही टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया, तो फिर अब जाहिर सी बात है कि सोना चांदी इनको लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमारे यहाँ से ही पैसा निकालते थे, हमारे यहाँ से ही टैक्स को कलेक्ट करते थे और हमारे यहाँ के व्यापार में लगा करके हम लोगों का खूब घनघोर तरीके से शोषण करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अगर इन्हें मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो न मिलती, तो शायद हम लोगों के यहाँ सोना चांदी का जो मतलब कि भंडारण हो रहा था व्यापार के रूप में, वो चलता रहता। ठीक है, और ये इतना ज़्यादा ताकतवर भी ना हो पाते हमारे यहाँ। तो चलिए देखिए उत्तर क्या है। पुल और सड़कें ये सब नहीं बनवाए, ये भी नहीं किए, ये भी नहीं किए। यहाँ देखिए सोने और चांदी के भंडारों को संचित करने में, तो नहीं, राजस्व का उपयोग क्यों किया था? तो भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने में। ठीक है, तो व्यापार के लिए इन्होंने एकदम धुआंधार तरीके से हमारे यहाँ का ही पैसा यूज किया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने बता दिया कि सोने चांदी का पहले ये लोग लाया करते थे और मतलब हमारे यहाँ से व्यापार करते थे, लेकिन चूंकि अब पैसा यहीं से मिल जा रहा है, तो सोना चांदी संचय करने का तो कोई बात ही नहीं रह गया। ठीक है, ऑप्शन डी नहीं होगा, सी सही हो जाएगा। फिर देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में मतलब भेजने के लिए बंजारों का यूज किया? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, बताइए। और मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया भी है अपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस में। तो मैंने बताया हुआ था कि मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी या बलबन या फिरोज शाह तुगलक। बताइए बंजारे कौन थे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये हो जाएंगे ए के, यानी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बीदरी क्या था? तो बताइए बीदरी क्या था? सूती कपड़ा, तांबे के बर्तन, बीदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम या फिर रेशमी कपड़ा। तो जाहिर सी बात है बीदर से जुड़ा हुआ है, तो यही हो जाएगा कि बीदर के जो दस्तकार थे उनके द्वारा तांबे और चांदी के में मतलब जो जड़ाऊ का काम किया जाता था वो। आगे देखिए, आगे यहाँ पे कहा जा रहा है आदिवासी यानी जनजाति लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे, वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास को कैसे लिखते हैं? बताइए। मतलब प्राकृतिक परंपराओं से, पौराणिक कथाओं से, पुरातत्वीय स्रोत से या फिर वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके? बताइए। तो ये तो वही बात हो गई ना, जैसे वेद हमारे अपौरुषेय हैं, वो भी स्टार्टिंग में कैसे चल रहे थे? मतलब वाचिक परंपरा से ही चल रहे थे। तो वैसे ही जो आदिवासी लोग हैं वो लोग मतलब उनकी कोई अगर लिपि रही भी होगी तो उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो वाचिक परंपराओं से ही इन लोगों ने अपने इतिहास को संरक्षित रखा और उसी को ही समझ बूझ करके आजकल जो लोग इतिहासकार वगैरह हैं वो इनके बारे में बातचीत करते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पित्रा द्यूरा। ठीक है, यहाँ पे पित्रा इसे लिखा हुआ है, हो सकता है आपको इसको वहाँ पे इस एग्जाम में आज से देखने को मिल जाए पित्रा ड्यूरा, तो फिर आप परेशान होंगे। तो मैं बता दे रही हूँ, इस तरह से भी लिखा मिल सकता है कि जो पित्रा द्यूरा है ये क्या था? बताइए। कह रहे हैं यूनानी देवता या फिर धात्विक तकनीक या भवनों को सजाने की शैली या उत्तराधिकार की भूमिका? बताइए।
तो मुगल काल में ना, कब? मुगल काल में आप देखिए जो पित्रा है ये सजावट की एक शैली आ गई थी, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें होता क्या था, तो इसमें रंगीन पत्थर जो है जड़ करके भवनों को सजाने वगैरह का काम किया जाता था, ठीक है। जैसे कोई बहुत बड़ा सा भवन बना, उसमें कलरफुल जो मतलब कि पत्थर हैं उनको लगा करके डिजाइनिंग वगैरह की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल देखिए ताजमहल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? बताइए, क्या ये सजावटी द्वार था, रंगशाला, यज्ञ वेदी या फिर हवन कुंड? क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा हमारा सजावटी द्वार। तो जो प्रवेश द्वार है वो बहुत ही भव्य भव्य तरीके से आपको देखने को मिलेंगे दक्षिण भारत में, और ये हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा सन 1857 में कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पीसीएस में भी पूछ रखा है। कलकत्ता, बम्बई, पंजाब। तो पंजाब नहीं था इसमें, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली नहीं था इसमें, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। तो हाँ, यही हो जाएगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 1857 में विश्वविद्यालय खोले गए थे। ऑप्शन सी, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में कहाँ पर है, ये आपको बताना है। उत्तराखंड, यूपी या फिर पंजाब। अब जानते हैं उत्तराखंड यूपी क्यों साथ साथ लिखा है, क्योंकि यूपी का ही हिस्सा हुआ करता था उत्तराखंड, बाद में उसको मतलब कि अलग करके उत्तरांचल बनाया गया। आज वर्तमान में उसी को हम लोग उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। पंजाब, हरियाणा, तो एक टाइम पे ये दोनों भी एक ही थे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड, बिहार, बताइए, सब एक ही थे एक टाइम पे। तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं का जो क्षेत्र है वो वर्तमान में छत्तीसगढ़ और एमपी में था। ये यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? अब देखिए, अगर आपको ये नहीं समझ आता कि भैया त्रिविभाजन या फिर त्रिगुट ये सब एक ही हैं, त्रिपक्षीय, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि एक ही प्रश्न को कई लैंग्वेजेस में, मतलब कि लैंग्वेज तो भाई हिंदी ही है, लेकिन कई शब्दों में चेंज करके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपसे ना त्रिपक्षीय जो संघर्ष है उसके बारे में क्वेश्चन बना हुआ है कि बताइए उसमें कौन कौन राज्य जो है वो शामिल थे। तो हम सब जानते हैं भैया उसमें राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद के द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो क्या ये मैकॉले थे, कॉर्नवालिस, क्लाइव या फिर हेस्टिंग्स? बताइए, क्या हो जाएगा उत्तर? तो हम सब जानते हैं कि जो वारेन हेस्टिंग्स है ना, इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था ब्रिटिश संसद में, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं ऐतिहासिक स्थल वो होते हैं जहाँ पे, बताइए, क्या अतीत की स्मृति या अवशेष मिलते हैं वो, या फिर उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, या फिर इतिहासकार जो है इतिहास लिखते हैं? बताइए, ऐतिहासिक स्थल क्या होते हैं? तो भाई जहाँ से हमें अतीत के स्मृति के साक्ष्य मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो ऐतिहासिक स्थल हैं। जैसे आप देखिए, जो भी मतलब कि सपोज दैट मेहरगढ़ की बात करें, तो हम लोग मेहरगढ़ को ऐतिहासिक स्थल क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें वहां से अपने इतिहास के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ आपसे कहा जाता है कि वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई? बताइए। कह रहे हैं आदिवासी एकीकरण समस्या, तो आदिवासियों को वैसे ही कोई मतलब नहीं था, आदिवासी जो है वो वैसे ही उनके यहाँ समानता का भाव ज़्यादा था, ठीक है। जो ये मतलब विभाजन वाली चीज़ें हैं वो हम लोगों के यहाँ था। आगे देखिए, कह रहे हैं कि जाति और वर्ण समान है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कहाँ जातियाँ कहाँ वर्ण। जो हमारे यहाँ वर्ण है वो 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई थी, जातियाँ आप देखिए हजारों में हैं। तीसरा देखिए, वर्ण व्यवस्था का विरोध, तो ऐसी बात नहीं है। चौथा वाला सही हो जाएगा कि लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जो जरूरतें हैं वो फिर उनको धीरे धीरे क्या करती गई, जातियों में बांटती गई। जैसे देखिए, हम सबको ही फर्नीचर का काम था, ठीक है, जैसे कि कुर्सी, मेज, स्टूल वगैरह किसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए था। तो जैसे जैसे लोगों के अंदर स्किल होती गई, तो जो जिस काम से मतलब कि जुड़ता गया वो उसी जाति का होता गया, ठीक है। जैसे लोहार, सोने का काम करने वाले सुनार, जो मतलब सब्जियां बेचते थे उन्हें कुंजड़ या कुंजड़ा इस टाइप का कहने लगे, और जो मतलब कि कपड़ा धुलने का काम कर रहे हैं धोबी, जो जूते बनाने का काम कर रहे हैं मोची। तो इस तरह से जो जातियां हैं वो डेवलप हुई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया था? क्या वो संथाल हैं, भीड़, गोंड या फिर अहोम? बताइए, अहोम कहाँ के हैं, बताइए जरा कमेंट करके। तो इसका उत्तर अहोम हो जाएगा, ठीक है। तो जो अहोम है, पहले तो यही जानिए कि ये असम के थे, ठीक है, असम की रहने वाली ये जनजाति थी अहोम, और यहाँ पे जो विभाजन किया गया था वो मतलब कि खेल कहलाता था। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन,
कह रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय क्या करना चाहिए आपको। पहला, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है भैया, यही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, दादन व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन बना हुआ है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये हमारे हिस्ट्री का। कह रहे हैं कि जहां व्यापारी राशि देता था और उत्पाद प्राप्त करता था, नहीं, यानी कि इनका कहने का मतलब है भैया पैसा दो और सामान लो, नहीं, तो ये बात नहीं थी, ये बुनकरों से रिलेटेड थी दादन व्यवस्था, पहले ये आप जानिए। और दूसरा क्या था कि इसमें जो व्यापारी थे ना, वो कच्चा माल बुनकरों को दे दिया करते थे और उनसे बना बनाया सामान एक मतलब फिक्स रेट पे ले लिया करते थे। ठीक है, तो उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी वाला। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः क्या होता है, क्या उनका ध्यान आकर्षित करना, या फिर इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव, या फिर संस्कृति को प्रोत्साहन या विविधता। नहीं, हम सब जानते हैं भैया कि ये ना मतलब कि हमारे लोगों के मन में एक तरह का भेदभाव आ गया है कि जो भी मतलब जनजाति वर्ग के लोग होंगे वो इसी टाइप के होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, भेदभाव हो जाएगा। आगे देखिए, स्टीरियोटाइप से कुल मिलाकर के कह रहे हैं कि किस काल में टैक्स यानी कि जो कर है ये प्रथा जो है काफी विशिष्ट हुआ करती थी। पहला देखिए, महाजनपद, गुप्ता या फिर हड़प्पा या फिर वैदिक, बताइए। तो गुप्ता टाइम पीरियड आते आते आप देखिए कि जो टैक्स है ना वो काफी विशिष्ट हो गया था और यहाँ तक कि राज्य के इनकम का सबसे बड़ा सोर्स के रूप में भी टैक्स जो है वो माना जाता था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ डैश डैश गुरु के पास जाकर के बैठ कर पढ़ना है। तो मैंने बताया हुआ था कि जो उपनिषद है उसका शाब्दिक अर्थ होता है कि गुरु के निकट जाकर के पढ़ना या फिर बैठना। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा उपनिषद। अभी मैंने कल ही बताया हुआ था कठोपनिषद, याद आ रहा है कि नहीं, कठोपनिषद जिसमें नचिकेता और यम का संवाद है। चलिए, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती थी। तो मुंडा विद्रोह भी आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। कह रहे हैं कि दुर्ग, कुल्लू, छोटा नागपुर या फिर बस्तर। तो भगवान बिरसा मुंडा जिनके द्वारा मुंडा विद्रोह, जिसको मतलब कि उलगुलान विद्रोह या उलगुलान आंदोलन भी कहा जाता है, वो किया गया था। और वो कहाँ से बिलोंग करते थे, छोटा नागपुर से। तो ये जो जनजाति है वो छोटा नागपुर झारखंड से बिलोंग करती है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे, बताइए। क्या वो गुरु गोविंद सिंह थे, तेग बहादुर, या फिर गुरु नानक जी, या फिर गुरु अंगद देव। बताइए खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो ये हो जाएंगे हमारे गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि खालसा पंथ की जो स्थापना है गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। और यदि अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हाइप कर दीजिए। ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मैं बता रही हूँ एकदम मतलब कि रिदम में चीज़ें आपको बहुत ही कम यूट्यूब पे प्रोवाइड की जाती हैं कि एक एक क्वेश्चन मतलब कि 2011 से लगातार सारा का सारा एक जगह और मतलब बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाए। तो ये इस तरह के जो कंटेंट है वो बहुत कम यूट्यूब पे अवेलेबल है। कंटेंट की कमी नहीं है यूट्यूब पे, लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ना बहुत कम है। तो इस वजह से आप लोगों की ये मतलब नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अन्य लोगों के पास भी आप इस वीडियो को पहुँचाएँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया या फिर ये कहें कि अपनाया या स्टार्ट किया, जो भी बात है। इसको हम लोग कहते हैं सुलह ए कुल। क्या कहते हैं, सुलह ए कुल। तो ये जो सुलह ए कुल है हम सभी जानते हैं कि अकबर के द्वारा इसको लाया गया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व शांति का जो विचार है वो अकबर के दिमाग की उपज थी। आगे देखिए, कह रहे हैं कि कितूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। अभी कल ही देखा था कि रानी चेन्नम्मा जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और 1824 की बात है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि अक्सर जो महिलाएं हैं उनको मतलब कि लेकर के एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पुट आउट कर देते हैं कि भैया महिलाओं के बारे में जानकारी है कि नहीं आपको। चलिए आगे देखिए, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि जो मुगलों की वास्तुशिल्प है वो किसका मिश्रण है। तुर्की व अफगान, तुर्की फारसी, अरब व भारतीय, या फिर फारसी व भारतीय शैली। बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फारसी व भारतीय शैली का मिश्रण है मुगल वास्तुशिल्प। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
और यहाँ पे देखिए जैसे गोल मतलब कि गुंबद और मेहराब वगैरह। कह रहे हैं कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। मैंने बताया हुआ था कि ये औपनिवेशीकरण है। जैसे जो ब्रिटेन है ना, वो हम लोगों को यानी कि हमारे भारत देश को, और साथ में ऐसे बहुत से देश थे जिनको अपना उपनिवेश बना के रखा हुआ था, तो उसके दबदबे से हमारे यहाँ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर तरह के परिवर्तन आए। कुछ ना पता हो तो आप देखिए सती प्रथा को लेकर के, सती प्रथा जो है चेंज हुई ना, तो क्या था, ये हमारे यहाँ का सांस्कृतिक जो है, मतलब कि एक तरह से परंपराओं में जो चीज़ें होती हैं वो संस्कृति में समाहित होती हैं, तो उसको चेंज किया गया। तो सांस्कृतिक बदलाव आए कि नहीं, आर्थिक बदलाव आए ही। कहाँ हम लोग पहले मतलब सोने की चिड़िया हुआ करते थे, ये हम लोगों का इतना शोषण किए कि हम लोग जो है मतलब भिखारी टाइप के हो गए। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर के परिवर्तन आया है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा की शुरुआत माना जाता है, मतलब बताइए जो दांडी यात्रा की गई थी, पता है कब की गई थी? 1930 में। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। और ये जो गांधी जी के द्वारा मतलब कि दांडी यात्रा की गई, इसी को नमक आंदोलन भी कहा जाता है। इसे और किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। बताइए, क्या इसे स्वदेशी आंदोलन कहते हैं? नहीं, ये तो 1906 की घटना है, 1906-7, ठीक है। होम रूल आंदोलन, ये तो 1916 का है, एनी बेसेंट और तिलक जी से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 की घटना है। बचा हमारा सबने अवज्ञा आंदोलन 1930, इसी को कहा जाता है भैया दांडी यात्रा, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखिएगा, 2-3 बार ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है। दूसरा, कथक जो है वो कथक शैली, इसको शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता के पश्चात मिली। दूसरा, तीसरा देखिए, यह लोक नृत्यों में से सदा श्रेष्ठ होते हैं। और चौथा है शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। आपको कौन सा कथन सत्य है ये बताना है भैया। तो इन सब में क्यों फंसना, जब इतना बढ़िया एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारे यहाँ 8 शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, और आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं, हमने देखा हुआ है अपने मतलब की बुक में। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल है? तो क्या ये भीमबेटका, बुर्जहोम, इनाम गांव या फिर हल्लर या हल्लूर भी इसी को कहा जाता है, कर्नाटका में है। बताइए कौन सा है, पूरा पाषाणकालीन स्थल की बात हो रही है। तो भाई ये हो जाएगा भीमबेटका, ठीक है। क्या हो जाएगा? भीमबेटका, ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे देखेंगे। और यहाँ से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है। तो हम सभी जानते हैं सामाजिक विज्ञान में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र यानी कि सिविक्स। अब हालांकि नई वाली एनसीईआरटी में पॉलिटी भी आ गया है। और हाँ ध्यान रखिएगा, पुरानी एनसीईआरटी जो 2011-12 में क्वेश्चन है ना, उसमें भी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इसमें बताइए क्या हो जाएगा। तो इतिहास होगा, भूगोल होगा, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इसमें समाजशास्त्र भी है, तो ये तो नहीं होगा समाजशास्त्र वाला। फिर देखिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, तो समाजशास्त्र यहाँ भी ये नहीं होगा। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, हाँ बस यही हो जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हालांकि मतलब बाद में चल करके जो इकोनॉमिक्स है इसको हटा दिया गया था, लेकिन अभी जैसा कि मैंने बताया कि पहले ये क्वेश्चन पुराना है, उस टाइम पे तो भाई था, और आज भी फिर से इसको शामिल कर लिया गया है। तो अब जब भी क्वेश्चन बनेगा या पहले भी जो भी बना है उसमें देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी यानी कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र को शामिल किया जाता है सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस के संदर्भ में, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय शामिल हैं? इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। बहुत सारे लोगों के तो मतलब पसीने इकोनॉमिक्स नाम सुन के छूट जाता है। तो भैया आपको बहुत ज़्यादा टफ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, बहुत मतलब छोटी छोटी सी चीज़ें पढ़नी होती हैं, जैसे मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं जो सूफी संत हैं इनके मकबरों को क्या कहा जाता था? इबादत गाह, दरगाह, ईदगाह या फिर खानगाह? तो हम सबको पता है भाई, दरगाह कहा जाता है। दरगाह पे लोग चादर चढ़ाने जाते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे वो लोग रहा करते थे उसको क्या कहते थे? तो उसको कहा जाता था खानकाह। संगीत से संबंधित जो हुआ करता था उसे कहते थे शमा, ठीक है। चलिए कह रहे हैं मौर्यन शासक अशोक के द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कौन सा? कलिंग। ये वर्तमान में कहाँ है? तो ये वही कलिंग युद्ध है जिसके बाद फिर दोबारा अशोक ने कोई युद्ध नहीं किया। तो वर्तमान में जो उड़ीसा है उसी को पहले कलिंग कहा जाता था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, ठीक है। चलिए आगे देखिए। और ये महानदी और गोदावरी के मध्य का उपजाऊ क्षेत्र है, ये आपको पता होगा ही। कह रहे हैं अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत डैश डैश के लिए प्रसिद्ध था। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली हम लोगों ने किया हुआ है। तो मौर्य काल में एक ग्रंथ लिखा गया था, ठीक है, आपको पता
कि चंद्रगुप्त के मंत्री, ठीक है, कौन, चंद्रगुप्त के मंत्री, नाम क्या था उनका, विष्णुगुप्त, क्या नाम था, विष्णुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त। और क्या कहते थे उनको, चाणक्य कहते थे, चाणक्य, ठीक है। तो इनके द्वारा एक मतलब की पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है अर्थशास्त्र, नाम है उसका अर्थशास्त्र, लेकिन वो राजनीति के मतलब कि राजनीति विज्ञान से संबंधित पुस्तक है। उसी में ये बात बताई गई है कि जो भारत देश का उत्तर पश्चिम वाला इलाका था वो किसके लिए प्रसिद्ध था, तो क्या वो सोना और बहुमूल्य पत्थर के लिए, तो हम सब जानते हैं सोना और बहुमूल्य पत्थर के लिए दक्षिण भारत जो है वो प्रसिद्ध था, ठीक है। कंबल या फिर कपास, बताइए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कंबल, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम वाला जो इलाका था वो किस लिए जाना जाता था, कंबल के लिए जाना जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एम्फोरा क्या है ये आपको बताना है, इटली का सिक्का, बिल्कुल नहीं, लाल चमकदार बर्तन, या फिर लंबा और दोनों तरफ हत्थे लगा हुआ जार, बस मिल गया उत्तर, ये लंबा और दोनों तरफ हत्थे लगा हुआ जार हुआ करता था एम्फोरा, ठीक है। आगे देखिए, और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था, तो तरल पदार्थ रखने के लिए, और वैसे भी हम लोग मग वगैरह का यूज इसीलिए करते हैं ना। कह रहे हैं कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किस नाम से जाना जाता था, तो रोमन साम्राज्य में किस नाम से जाना जाता था ये आपको बताना है। मैंने बताया हुआ था काला सोना कहा जाता था, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य में काला सोना कहा जाता था, भारत देश में इसको क्या कहा जाता था, यवन प्रिय, क्यों, क्योंकि यवन में इसकी डिमांड ज्यादा थी, यवन मतलब जो यूनानी लोग थे उनको ये बहुत प्रिय थी। चलिए आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि राहट, चरखे और आग्नेयास्त्रों का आविष्कार डैश डैश में हुआ था, बताइए क्या ये प्रागैतिहासिक काल में हुआ था, नहीं ना तब कहाँ हुआ था, प्राचीन काल में, मध्य काल में या आधुनिक काल में, बताइए। तो ये जो है ना मध्य काल में ही इसका आविष्कार हो गया था, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन सी सही है, कि राहट जो कि सिंचाई के लिए यूज किया जाता है, चरखे जो कि बुनाई के लिए, आग्नेयास्त्र हम सभी जानते हैं बारूद के लिए, ये इनका जो आविष्कार है वो 14वीं 15वीं शताब्दी के दौरान ही हो गया था। चलिए आगे देखेंगे, हाँ, हाइप किया कि नहीं आप लोगों ने वीडियो को, कर दीजिए हाइप प्लीज़, ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी जो बड़े चैनल्स हैं आप वहाँ हाइप नहीं कर पाएंगे, तो हम जैसे जो छोटे चैनल वाले हैं भाई वहीं हाइप वाइप खर्च कर दीजिए। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाई गई है, तो दिल्ली के सुल्तान, वैसे तो आप देखिए जो हमारे यहाँ हिंदू शासक हुए हैं उन लोगों ने बाहर भर के प्रशस्तियाँ लिखवाई हैं, ठीक है। और प्रशस्ति मतलब क्या होता है, प्रशंसा, और कौन प्रशंसा करते थे, तो जो उनके दरबारी कवि हुआ करते थे उनके द्वारा भाई खूब एकदम भर भर के प्रशंसा में लिखी जाती थी, जैसे हरिसेन के द्वारा लिखी गई है प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की प्रशंसा में, ठीक है। तो वैसे ही आपको बताना है कि दिल्ली के कौन से वो सुल्तान हैं जिनके मतलब कि जिनके लिए एक संस्कृत में प्रशस्ति मिली हुई है, कि मतलब संस्कृत में उनकी प्रशंसा की गई है, बताइए कौन सा है, मतलब वो कौन शासक थे, तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। बलबन की कोई प्रशंसा भला कर सकता है क्या, कोई नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए उसकी विजयों वगैरह का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, और वैसे भी अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर दक्षिण सारे को तो जीत लिया था। यहाँ देखिए हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किसके लिए किया जाता था, कह रहे हैं कि जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, नहीं, जब कोई शासक जन्म से किसी और जाति का हो और वो मतलब कि अपने जाति को चेंज करना चाहता था, तब जो है ये करता था। तो राजा को छत्री घोषित करने के लिए, चाहे वो जन्म से छत्री हो या ना हो, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान होता था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, ये ना क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन से शासक के द्वारा किया गया था, तो आप याद रखना कि राष्ट्रकूट वंश के शासक दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था, कौन सा यज्ञ, हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, कह रहे हैं कि चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था, ऑप्शंस देखिए, ग्रामम, श्रेणी, नगरम या फिर सभा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा नगरम, ठीक है। तो चोल काल में जो व्यापारियों का संघ हुआ करता था उन्हें नगरम की नाम मतलब संज्ञा दी जाती थी। आगे देखिए, और यहाँ कह रहे हैं कि नाथ साहित्य का संबंध, बहुत खटर पटर हो रहा है हम लोगों के यहाँ। ऑप्शन देखिए, बंगाली, असमिया, उड़िया या फिर मैथिली, बताइए क्या हो जाएगा, मैथिली, असमी, बंगाली या फिर किससे है संबंधित, नाथ साहित्य, तो ये हो जाएगा भैया बंगाली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन ये बंगाली हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए नाथ साहित्य का जो संबंध है वो बंगाली भाषा से है। नाथ संप्रदाय की स्थापना, ये बहुत ही अच्छी एक कहानी है, मच्छंदर नाथ या इन्हीं को मत्स्येंद्र नाथ कहा जाता है, और ये मतलब कि जो गोरखनाथ थे उनके गुरु जी थे, ठीक है। ये श्रीलंका में गए थे, उनके साथ यहाँ पे कुछ हुआ था, आप लोगों ने कहानी सुनी हो तो बताइए मुझे। चलिए आगे देखेंगे, कह रहे हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमांत की बात कर रहे हैं, ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया था, जिसे किस नाम से जाना जाता था, अभी उसी दिन बताया था कि भैया खुदाई खिदमतगार, या इसी को लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता था, क्या कहते थे, लाल कुर्ती आंदोलन, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, और इनके स्वयं सेवक लाल कुर्ती पहनते थे ना, यही कारण है कि इसको लाल कुर्ती आंदोलन नाम दिया गया।
कह रहे हैं कांग्रेस के द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद 10-10 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मैंने कल 26 जनवरी थी उस पे एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था, उसमें ये वाला पॉइंट समझाया हुआ था कि कैसे जो 26 जनवरी 1950 की तिथि है वो आज मतलब कि 1950 के 20 साल तय मतलब पहले ही तय कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि एक सेशन हुआ था लाहौर में, ठीक है, लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था और कब हुआ था 1929, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। और उस मतलब कि जो सेशन हुआ था उसमें ये बात हुई थी कि 26 जनवरी 1930 को भारत अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। और ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसमें ना पूर्ण जो स्वराज्य है उसकी डिमांड की गई थी, ठीक है। तो वही वाली चीज़ है यहाँ पे, देखिए 26 जनवरी 1930 ये कहा गया था कि भारत पहला अपना जो स्वतंत्रता दिवस है वो मनाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका डैश डैश एक पुरा स्थल है। बताइए जो भीमबेटका है वो कौन सा है? क्या ये पुरा पाषाणिक है, नवपाषाणिक है, महापाषाणिक या सूक्ष्म पाषाणिक? तो सूक्ष्म पाषाणिक ये तो कोई है ही नहीं, बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा पुरा पाषाणकालीन स्थल, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता हैं जो विशेषकर प्रमुख थे? बताइए वो त्रिदेव कौन हैं जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त थे हमारे ऋग्वेद में? क्या ये रुद्र विष्णु इंद्र हैं, अग्नि इंद्र सोम है, या फिर इंद्र वरुण रुद्र, या फिर अग्नि इंद्र और विष्णु? बताइए। तो भाई ये विष्णु वैसे भी नहीं थे, बताइए क्या हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा अग्निदेव, ठीक है, जिनको पुरंदर कहा जाता था। ओह सॉरी सॉरी अग्नि को नहीं, अग्निदेव जो मतलब कि इंसान और देवताओं के मध्यस्थता का काम करते थे। इंद्र जिनको पुरंदर कहा जाता था, क्या कहते थे? पुरंदर। और बचे सोम। नवा जो मंडल है हमारे ऋग्वेद का उसमें सोम नामक वनस्पति की चर्चा की गई है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे कहा जा रहा है कि संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आपने नाम सुना होगा भारोपीय। क्या? भारोपीय सुना है कि नहीं? तो जो हमारा संस्कृत है वो भारोपीय भाषा परिवार का है। भारोपीय इसमें आप देखिए दो जो है नाम आ रहे हैं, एक तो भारत और दूसरा यूरोप। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत और यूरोप, यानी ऑप्शन सी वाला। चलिए आगे देखिए, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? आज भी देखिए हम लोगों के यहाँ यही परंपरा है कि जो मृतक है उन्हें उत्तर की ओर सिर और दक्षिण की तरफ उनका पैर रख के दफनाया जाता है। बताइए यह परंपरा कहाँ पे थी? ऑप्शंस देख लीजिए, इनाम गांव, बुर्जहोम, मेहरगढ़ या भीमबेटका। तो याद रखिएगा इनाम गांव, ठीक है, कहाँ पे है? घोल नदी के तट पर, ठीक है। तो भीमा की मतलब कि भीमा की सहायक नदी है घोल नदी, महाराष्ट्र में। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है तो इसको देख लीजिए, ताम्रपाषाण कालीन बस्ती है ये। कह रहे हैं कि बुद्ध के द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की मतलब तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? बताइए, क्या ये पिपाशा है, तृष्णा है, तन्हा है, या तीव्र इच्छा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। वैसे तो इसको ऐसे लिखा जाता है तन्हा टाइप कर, ठीक है। तो जो जैसा मिले आपको एग्जाम में वैसे कर लीजिएगा। आगे देखिए, तो बुद्ध ने इच्छाओं और लालसाओं को तृष्णा कहा है, ठीक है। और ये जो प्रकृति वाली मतलब प्राकृतिक भाषा है उसमें ये तड़हा इस टाइप का कुछ लिख दिया जाता है। और यही मानते हैं कि भाई यही दुखों का मूल कारण है। तो हम सब जानते हैं हमारी इच्छाएं ही हमारे दुखों का मूल कारण है, ठीक है। आज देखिए ना, अगर हम किसी से कोई उम्मीद ना करें, हमारी कोई इच्छा ना हो, तो हमें कोई कष्ट ही नहीं है। फिर क्या? फिर तो एकदम झिंगा लाला करते हुए ज़िंदगी कट जाए, कष्ट नाम का ही ना रहे। तो ठीक है, कष्ट सही है, इच्छाएं होनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी भाई महत्वाकांक्षा होना चाहिए जीवन में। अगर जिस व्यक्ति में ना महत्वाकांक्षा नहीं है उस व्यक्ति का जीवित रहना बेकार है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश या आंध्रा वाले क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? जो मैंने कंपाइलेशन दिया है मतलब कि 8th क्लास एनसीईआरटी का, उसमें ये वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा, खिलाफत, असहयोग या स्वदेशी? बताइए क्या हो जाए। तो आप देखिए 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसी के खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया था। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। 1906-7 के आसपास की घटना है ये। तो उसी में मतलब वही जो आंदोलन है उसी को वंदे मातरम आंदोलन नाम से जाना जा रहा था। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, ठीक है। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित स्त्री पुरुष तुलना का लेखन करवाया था? भैया बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये हमारे हिस्ट्री का, ठीक है। बताइए किसकी पुस्तक है ये? तो मेरे ख्याल से आप सब जानते होंगे, ताराबाई शिंदे जी की है। कब लिखी गई थी? तो 1882 में। किस लैंग्वेज में लिखी गई है? मराठी में। नाम क्या है? स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे।
19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहिए मतलब चाहा? तो ध्यान रखिएगा 1813 में एक अधिनियम आया था, उस अधिनियम के साथ ही हमारे भारत देश में जो ईसाई मिशनरी है इनका आगमन होता है, ठीक है? तो बताइए ये लोग भारत में क्रिश्चियन शिक्षा क्यों लागू करना चाहते थे? पहला, जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए। तो भाई क्या इनका मतलब आप समझिए क्या इनके मूल में ये रहा होगा कि लोग शिक्षित हो जाएँ, एजुकेटेड हो जाएँ और फिर अंग्रेज़ों को लात मार के भगा दें? ऐसा नहीं है। ये चाहते थे कि जो भारतीय है ना वो कंपनी सरकार के प्रति वफादार रहें, इसके लिए इनको जब आप अपनी शिक्षा दोगे तभी तो मतलब कि मतलब काला भेष में गोरे व्यक्ति को पैदा करोगे, मतलब शकल सूरत तो भारतीय रहेगी लेकिन उनका जो चाल चलन है, उनकी जो वफादारी है वो सब विदेशी हो जाएगी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है? देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है कह रहे हैं 19वीं सदी में ब्रिटेन के यहाँ जब औद्योगिकरण हुआ तो उसके साथ निम्नलिखित में से क्या चेंजेज आए? तो कह रहे हैं कि भारत ब्रिटिश उद्योगिक मतलब औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार बना। तो हाँ यही बात मतलब सही हो जाएगी। अब देखिए वैसे इसमें ना आपको इसमें और इसमें थोड़ा ढंग का कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन ध्यान से सुनिए। देखिए कह रहे हैं कि भारत जो है देखिए पहले क्या होता था कि भारत देश से जो बना बनाया सामान था वो विदेशों में बहुत ज़्यादा बेचा जाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेज़ों के यहाँ या ये कहें कि ब्रिटेन में कैलिको अधिनियम भी पारित कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के जो कपड़े हैं उनकी डिमांड ज़्यादा थी। पर हुआ क्या कि हम लोगों के यहाँ के जो कपड़े थे ना वो हाथ से बनते थे, ठीक है? और हाथ से बने हुए कपड़े महँगे पड़ते थे और दूसरी बात क्या है कि उनको बनाने में बहुत समय लगता था। लेकिन जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई तो मशीनों से चीज़ें वहाँ पे बनने लगी और मशीनों से जब चीज़ें बनी तो ज़ाहिर-सी बात है एक सामान सस्ता हुआ और साथ में जल्दी बनने वाला भी हुआ। यानी कि जहाँ लोग यहाँ पे 10 दिन में 100 कपड़ा बनाएँगे, वहाँ पे 10 दिन में पता चल रहा है कि 10,000 कपड़े बन गए। तो इससे बहुत सारी मतलब कि बहुत ज़्यादा समस्या ये हुई कि हम लोगों के यहाँ का जो उद्योग था ना वो ठप पड़ गया, ठीक है? अब जब हम लोगों के यहाँ का उद्योग ठप हो गया तो हम लोगों के यहाँ के जो लोग थे वो बेरोज़गार हो गए। फिर हमारे यहाँ से जो कच्चा माल है वो भेजा जाने लगा ब्रिटेन में और वहाँ से बना बनाया माल हमारे यहाँ आने लगा। तो एक बड़े बाज़ार के रूप में भारत को देखने लगा ब्रिटेन, ठीक है? आज भी आप देखिए जो विदेशी लोग हैं, विदेशी कंपनियाँ हैं वो भारत को एज़ अ मार्केट ही देखती हैं। इवन आप देखिए जो सोशल मीडिया है वो भी भारत को एज़ अ मार्केट ही देखता है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा ये सबसे बढ़िया उत्तर है, हालाँकि सी वाला भी हो सकता है, लेकिन जब सबसे बढ़िया उत्तर हमें चुनना है तो हम लोग यही वाला उत्तर चुनेंगे, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि भू राजस्व में कौन से समझौतों में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? बताइए क्या ये स्थायी समझौता था, पट्टादारी, रैयतवाड़ी या महालवाड़ी? तो हम सभी जानते हैं स्थायी, इसी को कहा जाता है जमींदारी। क्या कहते हैं? जमींदारी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखिए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में ये जो अस्थाई बंदोबस्त है परमानेंट जो सेटलमेंट है उसको यहाँ पे लागू किया था। राजाओं और तालुकदारों को जमींदार मान लिया गया, ठीक है? चलिए आगे देखें। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था भड़काने में किस नगर से सक्रिय पार्टिसिपेट किया था? तो 1857 की क्रांति में जो बेगम हजरत महल है वो कहाँ से मतलब कि इस क्रांति का हिस्सा बनी थी? क्या फैजाबाद से, इलाहाबाद से, कानपुर या लखनऊ? बताइए। तो हम सबको पता है भैया कि बेगम हजरत महल लखनऊ से 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट की थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? अभी हमने आपको बताया कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसी के बाद ये 1858 का अधिनियम आया और जो ब्रिटेन की महारानी है उनके हाथ में डायरेक्ट हमारे यहाँ की जो सत्ता है वो सौंप दी गई। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से कौन थे? क्या ये पानी लाने का काम करते थे? नहीं, ये ना बलात् श्रम करने वाले जो मजदूर थे उन्हें कहा जाता था पाइक, ठीक है? अर्थात मतलब कि जबरदस्ती जो मजदूरी करवाई जाएगी बिना पेमेंट की वो हो जाते हैं। ऑप्शन सी वाला। चलिए आगे देखिए। और हाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर 1000 हमारे इस चैनल मतलब कि वीडियो पे लाइक वाइक आ गया तो फ्री में जो पीडीएफ वो मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ठीक है? तो उसको ज्वाइन करके रखिए। चलिए आगे देखिए। और वीडियो अभी तक हाइप नहीं किया है तो उसको भी कर दीजिए। कह रहे हैं कि मणिग्राम और नाना देसी निम्नलिखित में से क्या थे? तो हम सबको पता है कि ये लोग क्या थे मतलब कि व्यापार वगैरह कुछ किया करते थे ना। तो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे या फिर इकाइयाँ थी या कुछ और? बताइए। तो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ हुआ करते थे मणिग्राम और नाना देसी। सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आगे देखिए। कह रहे हैं कि नीचे कुछ स्थान और वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण के साक्ष्य मिले हैं। आपको सही मिलान करना है। अच्छा, मुझे लगता है मैंने इसका वो नहीं किया ना,
चलिए मिलान कर लेंगे, ऐसा क्या है। पहले तो आपको पता होना ही कि चाहिए कि जो चिरांद है वो बिहार में है। ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा स्थल है, तो आप याद रखना कि नवपाषाण कालीन स्थल है, ठीक है, चिरांद बिहार का। पहले इसको मिला लीजिए। बुर्ज होम कश्मीर का है, हम सब जानते हैं। हल्लूर जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है। या कुलडीवा उत्तर प्रदेश। तो बस इसको ऐसे मिलान करना होगा कि 1 का सी हो जाएगा, 2 का हो जाएगा बी, और 3 का हो जाएगा ए, और 4 का डी, ठीक है। ऐसे चलिए जाने दीजिए, कूट नहीं है यहाँ पे। आगे देखिए, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी डैश डैश इनका नाम कितनी बार आया है? लगभग 1000, एक बार, 100 बार, या बार बार। हम सब जानते हैं भैया, ऋग्वेद में गंगा और यमुना का नाम केवल और केवल एक बार आया है, ठीक है। कितनी बार आया है? केवल एक बार। चलिए आगे देखिए। अगला जो क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा कौन सी नदी का नाम आया है, तो याद रखिएगा सिंधु। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है, यानी कि समान रूप से कौन सी विशेषता है। पहला देखिए, मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित, नहीं, ये जो मतलब कि परंपरा है ना कि सब कुछ त्याग दो, एकदम नग्न रहो, ये आपको जैन धर्म में देखने को मिलेगी, बौद्ध धर्म में नहीं, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग, नहीं, जो मध्य मार्ग है ये तो बौद्ध धर्म का है, ठीक है। जैन धर्म ने मध्यम मार्ग की बात नहीं की है। कह रहे हैं केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं जो घर त्याग देते हैं। और चौथा, इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन मिला, तो नहीं, जो जैन धर्म है उसको व्यापारियों का ज्यादा समर्थन मिला था, और गृहस्थों का जो समर्थन है वो बौद्ध धर्म को मिला। बचा क्या कि अगर भैया सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो घर को त्यागना होगा। इट मीन्स ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने कहा था उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथा कथित निम्न जातियों से है। तो उन्होंने ऐसा कहा कि हम लोगों के यहाँ, मतलब जो हमारे यहाँ की मूल निवासी हैं वो कौन है, वो वही अछूत है, ठीक है। जो ब्राह्मण हैं वो तो विदेशी हैं। तो इस तरह की बात किसके द्वारा कही गई थी, तो ज्योतिबा फुले जी के द्वारा कही गई थी। तो जाहिर सी बात है, जो मूल निवासी हैं संपत्ति पे अधिकार भी उन्हीं का होगा। तो जातिगत आंदोलन से जुड़े हुए थे ज्योतिबा फुले, ठीक है। गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी गई है। बताइए क्या इन्होंने लिखी है या फिर किसी और ने? गुलामगिरी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले बहुत ही इंपॉर्टेंट चेहरा है ये। तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले, इन्होंने दावा किया कि जो आर्य लोग थे वो विदेशी थे, और जो भूमि है वो मूल निवासियों अर्थात निचली जातियों की थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि शाहजहां के द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है, कौन सा सही है कुल मिला के, बताइए। कह रहे हैं प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। दूसरा, अपराध की दर को नियंत्रित करना आवश्यक था। या फिर ताजमहल का सफेद संगमरमर शांति का प्रतीक है। या राजा का न्याय छोटे बड़े एवं सभी के लिए एक समान है। बताइए, दीवाने आम की बात हो रही है, तो समझ में ही आ रहा है कि राजा का जो न्याय है वो चाहे छोटे लोग हों चाहे बड़े लोग हों, सबके लिए एक जैसा होगा, यानी कि राजा की नज़र में सब लोग एक समान है। आगे देखिए, कह रहे हैं तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले में उत्तर मेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। बताइए कौन से लोग हैं जो सभा के सदस्य बन सकते थे, क्या उनका क्राइटेरिया थे। इसमें आपसे कह रहे हैं कि कौन नहीं बन सकते थे। कह रहे हैं वे जिनके अपने घर थे, तो भाई घर है तो बन ही सकते हैं। जिनका अपना हिसाब किताब नहीं था, या फिर 35 से 70 वर्ष की आयु के लोग, तो हाँ ये लोग भी बन सकते थे। वेद का ज्ञान होना चाहिए, ये भी बन सकते थे। लेकिन ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं बन सकते थे सभा के सदस्य जिनका अपना कोई हिसाब किताब नहीं था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से जैसे प्रधानी का चुनाव है ना, उसी तरीके से चुनाव हुआ करता था वहाँ। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत में उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजकों के बारे में सत्य नहीं है। तो बताइए, ग्राम भोजक के बारे में क्वेश्चन बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, राजा ने उनका मतलब कि कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। बस बस मिल गया, यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर है, बाकी सारी चीजें सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 साल पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। कह रहे हैं वो क्षेत्र कौन से हैं, तो बताया था अभी कल ही कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पे जो मानव है वो 8000 साल पहले रहना स्टार्ट किया था, और इस यहाँ पे इसने गेहूं और जौ जैसी जो फसलें हैं वो उपजाई थी, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। आगे देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो क्या ये गंगा का दक्षिणी क्षेत्र था, तो मैंने शॉर्ट्स बना के बताया गया है कि गंगा और सोन नदी, ठीक है, गंगा और सोन नदी के दक्षिण में जो द्वितीय नगरीकरण है वो डेवलप हुआ, और वो द्वितीय नगरीकरण कौन सा है, मगध। तो ये क्या हो जाएगा, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र या फिर यमुना का क्षेत्र, बताइए। तो ऑफकोर्स गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है। चलिए आगे देखिए।
कह रहे हैं भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वो लोग कहाँ रहते थे? तो हमने बताया हुआ है कि भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में रहा करते थे, सिंधु जो नदी है उसके आसपास। कौन? भरत कबीले के लोग। और वहीं से हमारा जो भारत है उसका नाम भारत पड़ा है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, कहाँ पे है उत्तर पश्चिम? उत्तर भारत या उत्तर पश्चिम, मिल गया दिख ही नहीं रहा था मुझे ये। आगे देखिए, कह रहे हैं ऋग्वेद की जो मूल रचना है किस भाषा में हुई है? प्राकृत, संस्कृत, ब्राह्मी या शौरसेनी? तो हम सब जानते हैं भाई संस्कृत में हुई है। और कौन सी संस्कृत? देव संस्कृत। कौन सी संस्कृत? देव संस्कृत में जो हमारे ऋग्वेद हैं वो लिखे गए हैं। ऑप्शन बी। इसी को प्राक संस्कृत भी कहा जाता है, तो पता चला आप कंफ्यूज हो जाएं तो प्राक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, देव संस्कृत, जो भी आपको नाम मिले बस समझ लीजिएगा कि वही है। हम सब जानते हैं ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। और वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद को छोड़ करके ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको मिला करके वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्यों घूमते रहते थे, उसमें बताना है कि कौन सा एक कारण नहीं माना जाएगा। पहला देखिए, कह रहे हैं कि एक ही स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, एक ही जगह आप रह रहे हो, वहाँ का संसाधन आज नहीं तो कल निपटा ही डालोगे, तो ये तो था। कह रहे हैं उन जानवरों का पीछा करना जिनका वो शिकार करते थे। तो हाँ भाई, शिकार करते हुए भी बेचारे एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। कह रहे हैं संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना या फिर जल संसाधनों की खोज। तो ये जो संघर्ष जैसी चीजें हैं ये नहीं था, बाकी सारी चीजें थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कह रहे हैं मानव इतिहास में कौन सा काल या युग सबसे लंबा है? बताइए कौन सा काल सबसे लंबा माना जाता है? पुरापाषाण, महापाषाण, मध्यपाषाण या फिर नवपाषाण? तो आप लोग याद रखिएगा, जो पुरापाषाण है ना ये सबसे उम्र दराज माना जाएगा, यानी कि सबसे लंबे टाइम तक चला था कुल मिलाकर के। और ह्यूमन हिस्ट्री का 99% जो हिस्सा है ना वो इसी काल से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, कह रहे हैं कि डैश 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 में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। कहाँ? क्या ये कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, या फिर आंध्रा और उड़ीसा, या फिर मध्य प्रदेश और दक्षिणी यूपी? बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन डी वाला। ठीक है, तो भीमबेटका हम सभी जानते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? तो राखी गढ़ी है, सोतका कोह, गनेरी वाला या फिर चिरांद? हमने बताया था कि जो चिरांद है वो नवपाषाण कालीन स्थल है। कहाँ का? बिहार का। तो ये हड़प्पा स्थल कैसे हो जाएगा फिर? ऑप्शन डी सही हो। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं कि पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख किस तरह से किया गया है? तो पुरुजन सुना होगा आप लोगों ने, पुरुजन, यदुजन, भरत कबीले, तो वही बात है। जन, राष्ट्र, राजन या फिर दस्यु? बताइए। तो ये हो जाएंगे जन। ठीक है, दस्यु कौन होते थे? तो जो दास हुआ करते थे उन्हीं को दस्यु कहा जाता था। अक्सर जो युद्ध वगैरह में बंदी बना लिए जाते थे, जो युद्ध में पराजित होते थे, उन्हें दस्यु या दास कहा जाता था। शफी और हनफी क्या है? इस्लामी वास्तुकला शैलियाँ, अरबी सऊदी अरब में स्थान, या फिर न्याय के इस्लामी सिद्धांत, या फिर 2 इस्लामी शासक? बताइए। तो न्याय के जो इस्लामी सिद्धांत हैं वो है सफ़ी और हनफी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए, शफी और हनफी इस्लामी कानून यानी सरिया की व्याख्या करने वाले न्याय के सिद्धांत या स्कूल हैं। कह रहे हैं दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था वो क्या था? तो अभी बताया था कि राष्ट्रकूट वंश के शासक से दंती दुर्ग इन्होंने हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ करवाया था। कह रहे हैं किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य थी और सक्षम थी, लेकिन क्योंकि वो एक लड़की थी इस वजह से वो शासक नहीं बनने लायक थी? तो हम सबको पता है मिनहाज सिराज जैसे घटिया लोगों ने कहा है। ठीक है, कह रहे हैं कि एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोशिम और सुलेमान जैसे गुण विद्यमान है। दिल्ली का वो सुल्तान कौन था? बताइए। तो ये हो जाएंगे भैया अलाउद्दीन खिलजी। तो जब हम दिल्ली के सुल्तान पढ़ रहे थे ना तो उसमें ये वाला क्वेश्चन टॉपिक हमने बताया हुआ था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव की मुखिया की थी? तो महालवारी सिस्टम का नाम सुना है ना? मैंने बताया कि महाल मतलब ही हुआ करता था गाँव, तो ये जो गाँव वाला सिस्टम है ये आ जाएगा भैया महालवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन डी वाला। चलिए आगे देखिए, और ये कब किसके द्वारा स्टार्ट किया गया ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा ये व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बदल दिया था? तो हमने देखा था ना कि लोहा जो हमारा टिस्को जो है बना था वो भी ग्रो कर पाया क्योंकि 1914 में
पहला वर्ल्ड वार होने लगा। वैसे ही और भी कई सारी चीज़ें हैं जो ग्रो हुई थी, जैसे आप देखिए कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नहीं, नहीं ये सब नहीं, ये सब नहीं। युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की माँग में वृद्धि कर दी, जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। इसी में आप देखिए चमड़े का जूता वगैरह जो है उसका भी मतलब विस्तार होता है। बाकी हमने बताया था 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी और आगे चल कर के फिर ये भी अच्छा खासा ग्रो कर पाया। डी वाला सही हो जाएगा। आगे देखिए कह रहे हैं कि भारतीय बहुलतावादी समाज में मतलब सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को कैसे करना चाहिए? तो भाई सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो अभी हम लोग 110 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। आपको पता है 328 या 329 क्वेश्चंस हैं, मतलब इतना लंबा सेशन होने वाला है। आगे देखिए तो खाते पीते बैठिए आप लोग, हम तो भाई लगातार हमको बोलना ही है और हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। देखिए 3:51 है और शाम को 6 बजे क्लास है, ठीक है। 3:51 पे ये वीडियो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, शाम को 6 बजे क्लास है। तो मतलब मेरे लिए तो चैलेंज है कि मैं कैसे भी करके कर ले जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इस पीडीएफ को रेडी करने में लग गया है। चलिए आगे देखिए, रॉलेट एक्ट जो है 1919, इसका विरोध किया गया था, क्यों? तो हमने बताया हुआ था कि बिना अपील बिना दलील का जो कानून है वो रॉलेट एक्ट को कहा जाता था, जिसके लिए मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या किया था, मतलब विरोध प्रदर्शन किया था। तो कह रहे हैं मुसलमानों नहीं, ये सब नहीं, इसने जो है ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे जो मौलिक अधिकार हैं उनको छीन लिया था, ठीक है। आगे देखिए, और जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के विरोध में हुआ है। फिर देखिए, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए कौन सी एक शर्त नहीं थी? देखिए कौन सी शर्त नहीं थी, इसके पहले हमने क्या देखा था, कौन सी शर्त थी? तो ये दोनों ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हमने देखा था कि भैया 35 से 70 साल की उम्र होनी चाहिए, और यहाँ देखिए 25 से 70 लिखा है, तो बस यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व कौन थे? तो बुद्ध की प्रतिमा, ये सब नहीं है। तो वे लोग जिन्होंने निर्वाण तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन लोगों के कल्याण के लिए वो इसी धरती पे अपना मतलब कि लोगों का जन कल्याण कर रहे हैं, उन्हें कहा गया बोधिसत्व। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए, हीनयान या महायान कहाँ से संबंधित है बोधिसत्व? कह रहे हैं कि गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। अब गर्भगृह क्या है, मैंने बताया हुआ है कि देवता, मुख्य देवता जहाँ पे रखे जाते हैं उस स्थान को कहा जाता है गर्भगृह। तो मंदिरों का वो स्थान जहाँ लोग एकत्रित होते थे, ये तो भैया मंडप है या मतलब कि महामंडप इस टाइप का, जहाँ पे अनुष्ठान नहीं किए जाते थे, इससे मतलब ही नहीं है, ये भी नहीं, ये स्थान हो जाएगा जहाँ पे देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी। ऑप्शन डी वाला। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? रॉन्ग बताना है आपको। कह रहे हैं कि अहोम राज्य कुलों में विभाजित था, जिन्हें पाइक कहा जाता था। तो अभी तो हमने देखा था कि पाइक किनको कहते थे। तो जो लोग मतलब कि उस तरह का काम करते थे, बिना पगार वाला काम, उन्हें पाइक कहते थे। तो ये वाला गलत हो गया ना, और हमसे क्या कह रहे हैं कि कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए वाला, ठीक है। बाकी अहम जो राज्य है ये बेगार पे निर्भर था, तो हाँ, और ये बेगारी करने वाले लोग क्या कहलाते थे? पाइक। बाकी ये सारी चीज़ें ठीक है। चलिए आगे देखिए, ओह! कह रहे हैं कि चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में दिए गए। बताइए भला कौन नहीं जानता कि चाणक्य की पुस्तक कौन है? क्या ये यजुर्वेद है क्या, ज़रा बताइए तो? नहीं ना, धर्मशास्त्र है? नहीं, अर्थशास्त्र है ना, ऑप्शन बी वाला। चलिए, और यहाँ कह रहे हैं पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित में से जो कथन दिए गए हैं उनको पढ़ के उत्तर देना है। कह रहे हैं कि पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। एकदम सही बात है। पता है क्लास 6 जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। और दूसरा क्या है, अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। दोनों बातें सही हैं, ए सही है, बी सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरह के ऑप्शंस पे भी अपनी नज़र गड़ा के रखिए। पता चला सारे ऑप्शंस आ रहे हैं लेकिन आपने एकदम रट लिया है कि ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन सी में होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल एग्जामिनर जो है ना खूब दिमाग लगा रहे हैं इस तरह का। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि लगभग 2000 साल पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था, जहाँ श्रेणी क्या थे भैया, शिल्पकारों और व्यापारियों का संघ था। तो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। आगे देखिए, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन स्टार्ट हुआ? बताइए। क्या भित्ति कला? तो ये तो जो मतलब कि दीवारों पे चित्रकला की जाती थी, ये तो बहुत प्राचीन टाइम से है, तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, मिनिएचर भी नहीं होगा, ये हो जाएगा तैल चित्र, यानी ऑप्शन बी वाला। और आपने एक बहुत ही विवादित नाम सुना होगा, राजा रवि वर्मा। इनकी जो पेंटिंग्स वगैरह हैं वो थोड़ा अजीब सी हैं, तो इनके द्वारा ना ये जो तैल चित्र है इसको अपनाया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। चलिए आगे देखिए,
और यहाँ देखिए कह रहे हैं कि लगभग 2000 साल पहले निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? तो कुषाण शासक कनिष्क के बारे में भला कौन नहीं जानता? बताइए, कोई है जो ना जानता हो? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? प्रशासन की भाषा पूछी जा रही है, ठीक है। अब जैसे प्रशासन की उनकी भाषा अलग थी, बोलचाल की भाषा अलग थी और साथ में जो ग्रंथ हैं उनकी भाषा अलग थी। तो प्रशासन की भाषा क्या थी बताइए जरा? तो ये हो जाएगा फारसी, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही है। आगे देखिए कह रहे हैं सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया क्या करने के लिए? क्या उन्होंने मतलब स्वतंत्र सैनिक रख सकेंगे ऐसी बात थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी मतलब कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी के द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और उनके रख रखाव का खर्चा भी उन्हें खुद ही देना पड़ेगा। बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित यानी उत्तराखंड से संबंधित कौन सी जनजाति है? भील तो है नहीं, गोंड, भोटिया या फिर माला इलूर बताइए। तो ये हो जाएगी भैया भोटिया जो जनजाति है ये संबंधित है कहाँ से? उत्तराखंड यूके से, ठीक है। आगे देखिए तो भोटिया, थारू, जौनसारी ये सभी आपको उत्तराखंड की जनजातियों में मिल जाएंगी और हम सबको पता है कि गोंड और भील ये तो मध्य प्रदेश के ही हैं। कह रहे हैं कि आप अलाउद्दीन खिलजी या एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अगर एक किसान हैं और आप सुल्तान के द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते तो आप क्या करेंगे? उपरोक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या ये इतिहास के संदर्भ में कल्पना को या फिर साहित्य का महत्व साहित्य स्रोत इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन ए ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि अशोक के अधिकतर अभिलेख कौन सी लिपि में है? मैंने अभी कल ही बताया था कि जो अशोक का अभिलेख है वो 4 लिपियों में मिला हुआ है। कौन-कौन से? तो एक तो यूनानी, अरामाइक, ब्राह्मी और खरोष्ठी 4 लिपि। सर्वाधिक जो लिपि मतलब मिला हुआ है वो ब्राह्मी लिपि में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल हुआ करता था जहाँ लोग इकट्ठा हुआ करते थे। यानी कि आज भी देखिए ना हॉल टाइप का रहता है जहाँ पे लोग इकट्ठा होकर के जय माता दी करते हैं। उसको पंडाल टाइप का बोल देते हैं और उसी को मंडप बोला जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रदक्षिणा पथ तो जहाँ लोग जो है गर्भगृह की परिक्रमा करते हैं वो है प्रदक्षिणा पथ। गर्भगृह जहाँ पे मुख्य देवी देवता रखे जाते हैं और ग्राम भोजक तो एक पद है। तो इस हिसाब से उत्तर हो जाएगा मंडप या महामंडप। चलिए कह रहे हैं कि विनय पिटक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध संघ के जो नियम हैं उन्हें कहा जाता था विनय पिटक। आगे देखिए राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में लिखी? बताइए, क्या उर्दू में, संस्कृत में या फिर कुछ और? तो उर्दू का तो तब तक विकास ही नहीं हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा संस्कृत, ठीक है। आगे देखिए कह रहे हैं कि जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बनते थे। बताइए जो विहार बनाए जाते थे बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के रहने के लिए किससे बनते थे? मिट्टी, पत्थर, लकड़ी या फिर ईंट के? बताइए। तो तब तो भाई लकड़ी ही रहा होगा ना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखिए और कह रहे हैं कि कन्नौज पर लंबे समय तक जो त्रिपक्षीय संघर्ष है किन 3 शासकों के मध्य चला? तो ये भी थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन ही है। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोर या फिर कोई और? तो पाल, प्रतिहार और कौन थे? राष्ट्रकूट। तो देखिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट कहीं मिल रहे हैं? प्रतिहार, पाल ये नहीं होंगे। एक सेकेंड। पाल यहाँ पे पाल है ये नहीं होंगे। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए और देख रहे हैं 200 सालों तक संघर्ष चला था। कह रहे हैं कि चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम सबको पता है चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई जो तवारीख है इसके विषय में कौन सा कथन सही है? तो तवारीख, तवारीख समझ रहे हैं? तारीख का बहुवचन है तवारीख। तो दिल्ली के सुल्तानों के बारे में ये चीजें जो लिखी गई हैं उसके बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहला वाला ही हो जाएगा कि जो तवारीख हैं इनके लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल दिया करते थे। ऑप्शन ए। आगे देखिए कह रहे हैं कि 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया? कई सारी किताबों ने इसका उत्तर गलत दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी जो है उसमें मुमताज अली लिखा है और ये क्वेश्चन 2020, 22 और एक बार और पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला यानी कि मुमताज अली, ठीक है। कई हमने देखा है कई जगह ये रुकैया सखावत हुसैन दिया गया है जो कि गलत है। उनका तो एक पुस्तक है लेडी लैंड सुल्ताना का स्वप्न, ठीक है। तो ये याद रखिएगा ये जो कुरान की आयतों का हवाला देकर के लड़कियों को पढ़ने की बात की है वो मुमताज अली ने की है, ठीक है। फिर देखिए कह रहे हैं कि जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना तो हम सबको पता है ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। 1873 में इनके द्वारा ये सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी
और कह रहे हैं कि 29 मार्च 1857 के बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में किसको फांसी पर लटका दिया गया था? तो इसमें सोचना ही नहीं है कुछ, हमारे मंगल पांडे जी हो जाएंगे, ऑप्शन बी वाला। ठीक है, तो 8 अप्रैल 1857 की बात है ये। पहले का देखिए कानून कितना मतलब कि एडवांस था। आज तो अगर कोई मतलब कि गुनाह कर भी दिया तो फिर तारीख पे तारीख मिलती है उसको। आगे देखिए, कह रहे हैं कि अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको सही बताना है। कह रहे हैं यूरोपीय जानकारी लाभकारी है, नहीं। ये देखिए, कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है इसलिए वो भारतीय राज्यों से ऊपर है, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि इन नाविकों में से किसने भारत को समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था? समझिए, पश्चिम की ओर चला गया है, यानी कि आना था पूर्वी की ओर, चला गया पश्चिम की ओर, तो पक्का ये कोलंबस है। ठीक है, और वहां जाकर के उसने जो वेस्ट इंडीज है उसकी खोज की थी और वहां पे रहने वाले लोगों को उसने कहा भैया ये रेड इंडियंस हैं। ठीक है, तो ये देखिए 1492 की घटना है। अपने यहाँ कौन आया है? तो अपने यहाँ तो भाई पुर्तगाली नाविक आया है। कौन बताइए जरा कमेंट करके? वास्को डी गामा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा और लिपि का यूज किया है? तो भाई जो मलयालम है ना, ये मतलब कि केरला की लैंग्वेज है, तो चोर वंश का शासन केरला में था, ये हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो को हाइप नहीं किया तो अब तो कर दीजिए। देखिए 138 क्वेश्चंस हो गए हैं, इतना फटाफट कर रहे हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में देखिए कि 1906 में हुए सोग्राम संगमा के विद्रोह का क्या कारण था, ये आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा। तो असम में आदिवासी समूहों के द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1906 की बात है ये। फिर देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया गया, क्यों? तो हम सबको पता है भैया, इस साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसी वजह से इसका जम के विरोध हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यही वो मतलब विरोध है जिसमें लाला लाजपत राय के ऊपर बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज किया गया और अंत में उनकी आगे चल करके मृत्यु हो जाती है। साइमन गो बैक के नारे भी इसमें खूब लगते हैं। आगे देखिए, काले झंडे वगैरह दिखाए जाते हैं। तो देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा आपको बनाना है। चलिए फटाफट बनाएंगे हम लोग। तो अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान से संबंधित है, डी का 1 देखिए कहाँ है, तो डी का 1 दो जगह है, इन दोनों को हटाइए। फिर देखिए, ब्रह्म समाज, हम सबको पता है कि जो ब्रह्म समाज है, जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे वो नहीं दिए हैं मतलब हमारे राजा राम मोहन राय जी, तो ये हो जाएंगे केशव चंद्र सेन। तो ए का 4 देखिए, तो ए का 4 मिल गया, उत्तर मिल गया हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, फिर युवा कृष्ण सॉरी रामकृष्ण मिशन, ये विवेकानंद जी का है। युवा बंगाल, ये हेनरी लुइस विवियन का है, तो याद रखिएगा इसको, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोटी श्रीरामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसके बनाने के लिए 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे और आगे चल करके फिर मृत्यु भी हो जाती है? तो भैया, जो 1953 में पहला भाषा के आधार पर गठित राज्य बना था आंध्र प्रदेश, उसी की बात है ये, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं कि वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन है, बताइए? तो ये हो जाएंगे मौलाना आज़ाद। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखेंगे, और इन्होंने भाई हिंदू मुस्लिम एकता पर ठीक ठाक जोर दिया था। सुनहरी जरी किसकी एक किस्म है, ये आपको बताना है। क्या ये सिल्क है, जूट है, सूती वस्त्र या नायलॉन? तो नायलॉन तो है ही नहीं, क्योंकि ये कृत्रिम नहीं है, ये मानव निर्मित रेशा है। सूती वस्त्र, जूट, सिल्क नहीं बताना है आपको। तो ये है भैया हमारा ऑप्शन सी वाला, यानी कि सुनहरी जरी, ये सूती वस्त्र की एक किस्म हुआ करती थी जो कि गुजरात की वडोदरा में उत्पादित होती थी। गुलामगिरी इनमें से किन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो याद रखिएगा ज्योतिबा फुले जी के द्वारा लिखी गई है गुलामगिरी 1873 में। ठीक है, और इसके यहाँ पे तुलना की गई है, जो हमारे यहाँ के अछूत लोग हैं उनकी तुलना किनसे? अमेरिका में दास प्रथा के खिलाफ लड़ने वाले लोगों से। फिर देखिए, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी? तो क्या इन्होंने हिंदी में लिखा होगा, क्या बताइए? बिल्कुल भी नहीं, संस्कृत में लिखी है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। और उन्होंने बताया था भैया कि पृथ्वी ये जो है मतलब कि घूर्णन जो करती है सूर्य के चारों ओर, मतलब पहले क्या माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य घूमता रहता है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, केंद्र में तो सूर्य है, पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, और उन्होंने बताया कि कैसे ये जो मतलब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण है, ये राहु केतु की वजह से नहीं होते हैं, ये तो सूर्य चंद्रमा और मतलब कि पृथ्वी की स्थिति के कारण होते हैं। ठीक है, चलिए
कह रहे हैं निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। तो पता है सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है, चलिए। और इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है बौद्ध धर्म में। कह रहे हैं संगम कविताओं में जो 3 राजवंश हैं जिनको मूवेंदार कहा जाता है वो कौन है। तो ये हो जाएंगे पाल, और कौन, चेर, और कौन, बताइए। जाहिर सी बात है पाल नहीं होंगे इसमें, इसमें होंगे चोर, चेल, पांड। ठीक है, पाल हर जगह पाल नहीं आ जाएंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष से पाल जुड़े हैं। तो चोर, चेर, पांड ये दक्षिण भारत के 3 जो है राजवंश हैं जिन्हें मूवेंदार कहा जाता था, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए। तो मूवेंदार मतलब होता है 3 मुखिया। कह रहे हैं रमपुरवा से मिला जो उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना शांड है, इसे अभी राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, किसके शासनकाल में बनवाया गया था। तो रमपुरवा में ना एक मतलब कि अभिलेख मिला हुआ है, तो उसमें शांड की आकृति है, एनसीईआरटी में दिया भी गया है। कौन बनवाया होगा बताएं जरा से। तो ऑफ कोर्स मौर्य के अलावा कौन होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, और मतलब अशोक के टाइम पे बनवाया गया था ये। कह रहे हैं विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत के मतलब कि किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए। विशिष्टाद्वैत की बात हो रही है, अद्वैतवाद नहीं। तो याद रखिएगा जब विशिष्टाद्वैतवाद की बात आएगी तो हो जाएंगे रामानुजाचार्य। और वहीं अगर मतलब कि क्या बोलते हैं, और शंकराचार्य की जो बात है ना वो हो जाएगा अद्वैतवाद। ठीक है, तो अभी हाल ही में शंकराचार्य का उनका क्या हाल हुआ है हम सभी जानते हैं, हालांकि हंसने वाली बात नहीं है, बहुत ही गलत बात है। चलिए आगे देखेंगे। तो रामानुज जी के द्वारा देखिए, रामानुजाचार्य ही उन्हीं को कहा जाता है, 11वीं शताब्दी में क्या दिया गया था, विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया था। और इन्होंने कहा कि आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखती है। देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं अभिलेखागार वो स्थान होता है जहां, तो हमको पता ही है, ऐतिहासिक पांडुलिपियां और दस्तावेज रखे जाते हैं। आगे देखिए 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटका में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में कौन सा एक सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी मतलब जो विचारधारा है उसके विरुद्ध तर्क दिए थे। फिर दिल्ली की जो आरंभिक सल्तनत है उसके समय में बंदगा के बारे में आपको सही कथन चुनना। सही की बात हो रही है। ठीक है, कह रहे हैं बंदगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और पदों पे रखा जाता था। हाँ सही है, पूरी तरह मालिकों पर निर्भर थे इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं, ये बात गलत है, सुल्तान उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, एकदम मतलब कि विश्वास पात्र हुआ करते थे। भैया ए सही है, बी गलत है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सुल्तान का तो ये मानना था कि ये हमारे ऊपर ही निर्भर है, तो ये कहाँ हमारे साथ गद्दारी करेंगे, तो बहुत भरोसा था उनको। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या है किसी ऐतिहासिक वर्णन का, मतलब निम्नलिखित नहीं लिखा है, कह रहे हैं किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। कह रहे हैं कारणात्मक प्रबंध या कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना, मूल्यपरक निर्णय देना, लोकप्रिय घटनाओं को उजागर, या फिर प्रसिद्ध व्यक्तियों का गुणगान। बताइए। तो ये हो जाएगा कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। ठीक है, तो देखिए टाइम हो गए हैं 4:12। अभी मुझे मतलब ये हो रहा है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं। चलिए, कह रहे हैं कि आप नए राज्य पाठ में मतलब कि चोल विषय को पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अन्यत्र में जो चीन का तांग राजवंश है उस पर सूचना दी गई है, एनसीईआरटी में दिया गया है। ये ना पैडागोजी का क्वेश्चन है कि एक शिक्षक होने के नाते आपका क्या विचार होगा। रोचक तथ्य बताना, तो क्या केवल केवल रोमांचित भरा हुआ तथ्य बताएंगे, नहीं, एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए, तो विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को समझाओ कि देखो बच्चा, हम लोगों के यहाँ सोसाइटी कैसी थी, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी। कह रहे हैं इतिहास आपके लिए सहायक होगा कैसे, वर्तमान का कैसे विकास हुआ ये समझने में। हाँ भाई, वर्तमान का अगर आप डेवलपमेंट समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी। हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, या वर्तमान का अतीत से या अतीत का वर्तमान से तुलना करने में। बताइए। तो हर चीज़ में हमारी जो हिस्ट्री है वो सहायक होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि सब सही है। फिर देखिए, कह रहे हैं कि एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर अध्ययन एक मतलब स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना, एक प्रोजेक्ट करवाना चाहती है। कह रहे हैं कि आप बताओ कौन सा इसमें प्राथमिक सोर्स नहीं। अब प्राथमिक सोर्स द्वितीयक सोर्स क्या है ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो कह रहे हैं आत्मकथाएं, तो हाँ ही भाई ये तो प्राथमिक सोर्स है। समाचार पत्रों पर पूरा लेखागार, मौखिक इतिहास, या फिर उपन्यास। बताइए कौन सा प्राथमिक सोर्स नहीं है। तो उपन्यास वगैरह देखिए प्राथमिक सोर्स नहीं होते हैं, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया। तो इतिहास है, राजनीति विज्ञान, भूगोल है, लेकिन देखिए साइकोलॉजी नहीं है, मनोविज्ञान इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर आपको विचार करना है। 3500 साल पहले लिखा गया, हाँ एकदम सही बात है। प्राकृत में की गई सरासर गलत है। 2 जहाँ जहाँ है निपटा दीजिए, उत्तर मिल गया। गलत है क्या? एक सेकंड ढंग से देखिए। तो 2 सही जहाँ लिखा है भैया उसको मतलब कि निपटाना है। तो 2 सही है यहाँ लिखा है, 2 सही और कहीं लिखा नहीं, एक ही हट रहा है, ठीक है। तो पहला सही होना चाहिए, एक सही है। तो ये देखिए एक गलत लिखा है, ये भी गलत। देखिए मिल गया उत्तर हमको, ठीक है, कि एक वाला सही है, 2 और 3 गलत है। कह रहे हैं इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, तो 1028 सूक्त हैं। मुझे लगता है इसमें ना मतलब ये ऑप्शंस, एक तो देखिए एक सही है, ठीक है, एक सही है, केवल एक जगह दिया है, 2 और 3 गलत है। तो बस यही उत्तर इसका सी ही निकल रहा है। दरअसल देखिए ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर है वो होना चाहिए था कि ये तो सही है, 3500 वर्ष पहले लिखा गया था। इसमें ना मैं सही बता रही हूँ कि ऑप्शन, और हाँ ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन मैंने खुद नहीं सेट किए हैं, ये ऑप्शन ना वहीं से सेट होके आए हुए हैं एग्जाम में। तो इस वजह से मैंने इसको एडिट नहीं किया, क्योंकि आपको ये पता रहना चाहिए कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं, मतलब एग्जामिनर के ही साइड से। तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक मत हो जाइएगा इस तरह के क्वेश्चन को। तो आप ध्यान से देखिए, ये उसी टाइप का क्वेश्चन था, तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन अच्छा नहीं है। आपको मैं बता रही हूँ कि ये 3500 साल पहले लिखा गया, ये वाली बात सही है। इसमें 1000 से अधिक यानी 1028 सूक्त या मतलब की प्रार्थनाएं हैं, ये सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें जानते हैं कैसा होना चाहिए था ऑप्शन कि 1 और 3 सही है, 2 गलत है, ठीक है। तो आप जाने रहिएगा, ये मेरे द्वारा मतलब टाइपिंग एरर नहीं है, ये मत समझिएगा कि मैंने टाइपिंग एरर की है, नहीं, ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन मिले हुए थे हमको मतलब कि क्वेश्चन पेपर में। आगे देखिए, कह रहे हैं कि विनय पिटक, तो अभी देखा, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बौद्ध धर्म के नियम या बौद्ध संघ के नियम है। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चहार बाग का एक स्थल नहीं है, ठीक है, बताइए। लाल महल बारी, तो ये जो लाल महल है तो मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, ओ सॉरी तुगलक नहीं, एक बलबन के द्वारा लाल महल बनवाया गया था, शायद ये उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ देखिए कौन सा स्थल नहीं है, ये मुगलों के द्वारा कोई 4 मतलब लाल महल बारी में बनवाया गया था उसकी बात है, तो ये तो है। लेकिन हाँ देखिए कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये दिल्ली सुल्तानत मतलब सल्तनत का शासक था। तो जाहिर सी बात है कहाँ ये इस मतलब कि क्या बोलते हैं मुगल साम्राज्य में आएगा, तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, बाकी सब तो है। फिर देखिए निम्नलिखित में कह रहे हैं निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाड़ी और विजक में संरक्षित किया गया है? कौन नहीं जानता भाई पंचवाड़ी और विजक, कबीर दास की, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये दरअसल यहाँ पूछा जा रहा है गढ़कटंगा के गोंड राज्य के बारे में सही कथन, ठीक है, सही कथन चुनना है। तो कह रहे हैं ये केवल नगरों में बसा हुआ था, केवल लगा है, बता दीजिए इनको कि देखो ऐसे फालतू बात मत करो हमसे। कह रहे हैं ये कमजोर बुंदेल और मराठा के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना, ऐसा बताओ जरा, बुंदेल और मराठा कब बेचारे कमजोर थे, तो ये नहीं होगा। हाँ ये हो जाएगा कि भैया ये एक समृद्ध राज्य था और इन लोगों ने ना जंगली हाथियों को पकड़ा और उनका अच्छा खासा व्यापार करके पैसा कमाया, सी वाला ठीक है। आगे देखिए एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया, ये किस कृति की मतलब किस काल की कृति है बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा राष्ट्रकूट काल, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया, ये आपको बताना। तो ये हो जाएगा मुर्शिद कुली खान, ठीक है, ऑप्शन सी वाला। आगे देखिए, कह रहे हैं कि 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने ये निर्णय किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उनकी मृत्यु के बाद किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, बताइए कौन है वो। तो ये ना कैनिंग के द्वारा भैया ये सारे नियम लगाए गए थे, कहीं ना कहीं ये सारे भी कारण थे जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह जो है वो अंगारे पे रहा, ठीक है। आगे देखिए ये क्वेश्चन याद रखिएगा, 2-3 बार रिपीटेड है। कह रहे हैं औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, रॉन्ग बताना है आपको। कह रहे हैं अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया, क्या ऐसी बात है? या फिर अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया, या औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया, गलत कथन बताना है। लेकिन गांधी जी तो कहते थे कि भैया हाँ अंग्रेजी शिक्षा जो है वो भारतीयों में हीनता का भाव पैदा कर रही है या गुलाम बना रही है, तो ये सब ठीक है। अब देखिए पहला वाला ही गलत, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में 2 कथनों पे आपको विचार करना है, तो बताइए क्या हो जाएगा।
पहला देखिए कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया, जैसा कि अभी हमने बताया कि 1857 के विद्रोह के बाद इस तरह की चीजें की गई थी। तो पहला वाला ठीक है। कह रहे हैं ये तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ा जाए। देखिए यही गलत है। सेना में जो भारतीय सिपाही है ना, इनका अनुपात घटा दिया गया था और यूरोपियों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। इस हिसाब से पहला सही है, दूसरा गलत। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता कौन से थे। तो नमक सत्याग्रह का जो मतलब कि क्या होता है ना कि नेता कौन थे कुल मिलाकर के दक्षिण भारत में, तो ये हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी जी, ऑप्शन बी वाला। आगे देखिए। ज्योतिबा फुले जी के द्वारा अपनी पुस्तक गुलामगिरी में निम्नलिखित में से किसको समर्पित किया गया है। तो ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भैया मैंने बताया ना कि उन अमेरिकियों को जो उन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया, ऑप्शन डी वाला। चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई, जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे। तो जाहिर सी बात है अपने यहाँ के जो कपड़े हैं वो हैं, ऑप्शन डी वाला। सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पे लिखी गई। तो ताड़पत्रों पर लिखी गई। फिर देखिए कह रहे हैं कि मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है। अभी तो हमने देखा था सबसे लंबी कौन सी, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगले क्वेश्चन में है कि कथन और कारण का क्वेश्चन है सर, नहीं असर्शन रीजन नहीं है, वैसे ही दो स्टेटमेंट है। पहला देखिए, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास उपजाऊ मैदान में स्थित है, एकदम सही बात है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पे खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर में सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। तो हड़प्पा के जो नगर हैं वो सबसे बड़ी संख्या में कहाँ मिले हैं, बताइए। तो ये हो जाएंगे हमारा गुजरात। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहीं पे आपको लोथल, धौलावीरा ये सब मिल जाएंगे। ऋग्वेद जो है कह रहे हैं कि किस भाषा में रचा गया। तो ये भी रिपीटेड है, संस्कृत में। ठीक है, प्राक संस्कृत। आगे देखिए। छठी सदी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन बने थे। तो बताइए कौन है वो। तो ये हो जाएंगे बिंबिसार। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। तो बुद्ध धम्म संघ है, लेकिन अहिंसा की बात इसमें नहीं है, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं 18वीं सदी में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। अभी तो हमने देखा था, मुर्शिद कुली खां या अली वर्दी खां, कौन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर, अभी देखा था, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, कैनिंग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। किस गवर्नर जनरल ने अवध के ऊपर ब्रिटिश शासन कानून आरोपित किया था। तो बताइए अवध के ऊपर कौन है। तो वही मैंने बताया वो था ना, 1856 में डलहौजी ने हड़प नीति के तहत इसको हड़प लिया था, कुशासन का आरोप लगा के। ठीक है, फिर देखिए। कानपुर के किस शासन ने खुद को पेशवा घोषित किया, बताइए। तो कौन है वो शासक जिन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया था, नाना साहब। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि पंचवाड़ी और बीजक तो किसके हैं छंद, हम सबको पता है, कबीर। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार इसी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि जैसे 2018 में पूछा गया, फिर 19 में भी पूछ लिया गया, तो हमने सारे सेट से सॉल्व किए हुए हैं इतिहास के, तो इसी वजह से कई क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल रहे हैं। अंत में आपको ये पता चलेगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा PYQs लगाते हैं, क्या केवल PYQ से ही पेपर सॉल्व होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, PYQs महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल PYQs नहीं आते हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चंस को देखकर आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो ये देखिए एलोरा की गुफा, ये वाला तो अभी हमने देखा था, ये राष्ट्रकूट मतलब कि राष्ट्रकूट काल की कृति है। तो जो चीजें हो गई हैं उसमें क्या बहुत ज्यादा दिमाग खराब करना। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता था, बताइए। तो ये हो जाएगा अपना ब्रह्म समाज। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए कौन है ब्रह्म समाज के प्रवर्तक, या मतलब कि उसको स्थापित करने का श्रेय किनको जाता है। यहाँ देखिए जातक कथाओं के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा सही है। तो ध्यान रखिएगा, जो जातक कथाएं हैं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, और ये देखिए इन्हें सामान्य लोगों के द्वारा क्या किया गया था, रचना किया गया था, जिनको बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लिखा और संकलन किया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए आईने अकबरी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में कौन सा सही है। तो देखिए इसमें अकबर के पूर्वज और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण है। दूसरा देखिए आईने अकबरी जो है ना वो 3 जिल्दों में डिवाइड है, तो जो तीसरा वाला है उसी को आईने अकबरी कहते हैं, और ये ज्यादा मतलब कि किससे रिलेटेड करता है। तो ये अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है, ये ज्यादा सही है। चलिए आगे देखिए। कह रहे निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है, ये आपको बता।
तो गुरु अंगद जी, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ के शासकों के लिए थी? समुद्रगुप्त की नीतियां मैंने पढ़ाई हुई हैं, दक्षिणापथ, उत्तरापथ, इन सब के लिए। तो दक्षिणापथ के लिए कौन सी थी, ये आप बताओ। तो आप ध्यान रखना, दक्षिणापथ के लिए ये थी कि शासक जब हार को स्वीकार कर लेते थे तो समुद्रगुप्त उनको उनका राज्य वापस कर देता था और कहता था भैया देखो, पैरवी वगैरह करते रहना, बस ये समझो कि तुम शासक हो, लोगों की नज़र में स्वतंत्र, बस ये याद रखना कि मेरे अधीन हो, बस यही बात है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि निम्नांकित का मिलान कीजिए। चलिए मिलान करवाते हैं इसमें आपको। कह रहे हैं कला की वो तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक हो, और चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों का अनूठा अनछुआ रूप दिखाया जाता है। अब भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दर्शाती वही मतलब चित्रकला, और है ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयों के दृश्य को चित्रित करने वाली चित्रकला। अब सही बताऊं ना तो इसमें आप लोग परेशान हो जाएंगे, तो मैं इसका डायरेक्ट उत्तर ही बता देती हूँ, क्योंकि इसका ऑप्शन ढंग से सेट नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना डी वाला, ठीक है। इसको एक बार खुद से पढ़िए और चलिए आगे देखते हैं। पीडीएफ मिलेगी? नहीं नहीं, करवा देते हैं, छोड़ो मारो गोली। पीडीएफ का क्या भरोसा ना मिले। चलिए, तो कला की वो तकनीक जो असली जैसी तस्वीर बनाने में सहायक थी वो क्या कहलाती थी भाई? तैल चित्रकला, ठीक है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे अपने यहाँ देखने को मिली। चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों का अनूठा अनछुआ दिखाया जाता है वो क्या था? तो वो था भैया नयनाभिराम, ठीक है। फिर भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब जो दर्शाती हुई चित्रकला थी वो कौन सी थी? वो थी रूप चित्रण। और बचा क्या? ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयों को जो चित्रित किया गया वो हो जाएगा इतिहास चित्रकला, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारियों या व्यापारिक केंद्रों के रूप में हुआ? तो बताइए क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा हमारा सूरत, मद्रास और कलकत्ता, ऑप्शन डी वाला। फिर देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में ए और बी कथन है बौद्ध महायान के संदर्भ में। सही उत्तर बताना है कि बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों का उपयोग करके मूर्तियों में दर्शाई गई। और दूसरा, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। देखिए दूसरा तो सही है, पहला वाला दरअसल गलत है। ए गलत और बी सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्या कह रहे हैं कि महालवारी और रैयतवारी जो राजस्व प्रणाली है इसके संदर्भ में ए और बी पे विचार करना है। बताइए, कह रहे हैं कि जो महालवारी है वो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत में थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में थी, या फिर कुछ और। तो ये तो गलत है। फिर देखिए, कह रहे हैं महालवारी में गांव का मुखिया गांव के लिए मतलब गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था। तो हाँ, महालवारी में बताया था ना कि महाल गांव को कहते थे। रैयतवारी में किसानों के साथ सीधा समझौता होता था। तो हाँ, ये बात सही है, किसान को ही रैयत कहा जाता था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सूफी संत के मकबरे को क्या कहते थे? बताइए। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हम सब जानते हैं दरगाह कहा जाता था। विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत अभी देखा था, रामानुजाचार्य का द्वारा दिया गया है। यहाँ देखिए, 1772 में स्थापित की गई जो दीवानी अदालत है उसके बारे में आपको सही कथन बताना है। ये एक फौजदारी अदालत थी। अब बताओ, दीवानी अदालत है तो वो फौजदारी हो जाएगी। ये यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। बताइए, सोचना क्या है? ये गलत है, बी सही है, ठीक है। आगे देखिए, गैरिसन नगर, तो बताइए, तो वो स्थान जहाँ विभिन्न उत्पाद केंद्रों के माल को लाया जाता था, क्या ये था क्या? सोच रहे होंगे कि बड़ा सा तो दिख रहा है, यही होना चाहिए। नहीं भैया, किले बंद बसाव जहाँ पे सैनिक रहा करते थे उसे कहा जाता था गैरिसन शहर। ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं, हालांकि मैंने सारे क्वेश्चंस पहले ही करवाए हुए हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना मतलब ऐसा लेखन जो मतलब कि उस टाइम के बारे में एज इट इज आंखों देखा हाल ना हो, उसको हम लोग प्राथमिक नहीं मानते। जैसे अबुल फजल राम सुंदरी देवी, भाई इन्होंने तो आत्मकथा लिखी, इनका तो है ही। जियाउद्दीन बर्नी या फिर मुजफ्फर आलम। बताइए, तो जो मुजफ्फर आलम है ना, इनके द्वारा जो भी लिखी गई चीजें हैं वो प्राथमिक सोर्स में नहीं आती हैं, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है। चलिए आगे देखिए और इनके बारे में जानिए कि ये आधुनिक इतिहासकार है। यहाँ देखिए, दादन व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है? तो सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार जो कपड़ा है वो बुनकर से कम कीमत पर खरीद लिया जाता है। अभी भी बताया हुआ था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन नहीं, महा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये खूब पूछा जाता है। इसको मिलान करना है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। जो हमारी एनसीईआरटी है ना, उसके लास्ट में कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, वहां से क्वेश्चन बना हुआ है। कह रहे हैं कि नर्मदा घाटी, वज्जी, गारो पहाड़ियां, गंगा घाटी, सिंधु और उसकी सहायक नदियां। बताइए, फटाफट मिलान करेंगे। तो देखिए,
तो सबसे पहले ना नर्मदा घाटी को देखिए। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि क्या हुआ था नर्मदा घाटी में, बताइए। वज्जी, देखिए कुछ पता हो ना पता हो, ये तो हम सबको पता है कि वज्जी में ना आरंभिक गणतंत्र, एक सेकेंड, आरंभिक जो गणतंत्र है ये हमें वज्जी से देखने को मिलता है। तो बी का वन देखिए, बी का वन आपको एक जगह मिल रहा है, मात्र एक जगह, ये देखिए उत्तर मिल गया हमको यहाँ से। तो बस उत्तर हो गया अपना बी वाला, ठीक है। और प्रथम जो मतलब नगरीकरण है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था, तो ये हो जाएगा। गंगा घाटी में हमने देखा था कि जो मतलब दूसरा नगरीकरण है वो हुआ था, और ये क्या मान लिया जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आज से 2500 साल पहले। तो जो मतलब कि क्या बोलते हैं, मगध साम्राज्य की बात है वो। गारो पहाड़ियाँ, तो ये उत्तर पूर्व में है गारो पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे भी आरंभिक कृषि के साक्ष्य मिले हैं क्या, जरा बताइए हमें। तो सी का हो जाएगा भैया क्या, सी 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 सी, हाँ यही हो जाएगा आरंभिक कृषि। फिर बचा क्या, नर्मदा घाटी, यहाँ तो आखेट और संग्रहण था ही। तो इस वजह से इसका जो उत्तर होगा बी वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। मिलान वाले में ना थोड़ा अलर्ट रह के करना पड़ता है, क्योंकि एज इट इज सब लगता है कि यार इसका इससे हो जाएगा, तो वहां पे दिमाग थोड़ा संतुलित रखिए। और आगे देखिए, नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि समसामयिक विवाद के संदर्भ में क्या चीजें सही होंगी। हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी जो कालावधि उपयुक्त है, पहले तो यही जानिए कि ये उपयुक्त ही नहीं है, तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया, तो ए गलत होना चाहिए किंतु बी सही है। दूसरा देखिए, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजन के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है, तो हाँ भाई एकदम सही है, तो ए गलत बी सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर देखिए नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में। पहला देखिए, कह रहे हैं कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया, अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। दूसरा, राष्ट्रवादी विचारों को व्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। बताइए। तो दोनों ही कथन इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है, ए और बी सब सही है। फिर देखिए, कह रहे हैं कि भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है, बताइए। तो जो मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला है ये हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ब्रिटिश काल से कह रहे हैं कि ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था, यानी कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिश का शासन नहीं था उसके पहले हम लोगों के यहाँ की जो एजुकेशन है वो कैसे थी। तो भाई साल भर फसल की कटाई के समय को छोड़कर, यानी कि जब खेतों में ना काम आ जाता था तो बच्चों को छुट्टी कर दी जाती थी, क्या ऐसा मान लिया जाता था कि बच्चे जाएं अपना खेत का जो काम वगैरह है वो निपटा लें, बाकी पढ़ाई फिर बाद में कर लेंगे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, सॉरी, कह रहे हैं कि 18वीं 19वीं मतलब 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला देखिए, कह रहे हैं 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। दूसरा, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को ये बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था, हाँ ये बात सही है। तो ए वाला कह रहे हैं कि गलत है, बी सही है, सी वाला इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बीसी का फुल फॉर्म बिफोर क्रिस सीजर एरा होगा, नहीं बिफोर कॉमन एरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी मैंने करवाया हुआ है। कह रहे हैं कि हम आज मतलब हम ये आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग हुआ करते थे। तो भैया पाटने से ना, मतलब शुतुरमुर्ग के अंडे के साक्ष्य मिले हैं। तो ये देखिए महाराष्ट्र का जो पाटने है वहां से शुतुरमुर्ग के अंडे के साक्ष्य मिले। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो जंगलों का विनाश हुआ, सभ्यता में बाढ़ आ गई, नदियां सूख गई, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। तो बताइए क्या हो। तो ये अपना देखिए, ये जो सी वाला थोड़ा सा मतलब इसी में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर की आई है ना उसमें यही वाला बताया गया है भैया कि इसको माना गया है, इसको माना गया है, इसको, यानी कि पहला दूसरा और चौथा माना गया है, तीसरे वाले को उन्होंने नहीं माना है। भाई पूरे क्षेत्र में बाढ़ कैसे आ सकती है, ये भी चीज़ है ना, पूरा क्षेत्र ये एक तरह से कहीं ना कहीं एक्सट्रीम वर्ड है कि एक साथ पूरे क्षेत्र में बाढ़ कैसे आ सकती है। तो इस हिसाब से हो जाएगा ए, बी और डी, ठीक है। आगे देखिए, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत तो बोधिसत्व को स्वीकार किया जाता है, तो ये वाला तो होगा नहीं। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी, ये तो हुआ था। मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा और तक्षशिला, नहीं पतन नहीं हुआ, इसका विकास हुआ था। मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति, नहीं ये गलत है। ऑप्शन देखिए ए वाला सही है कि भैया भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी, ठीक है। कह रहे हैं कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है, ये आपको बताना है। तो आप याद रखना कि दिल्ली से बंगाल
से सुदूर प्रांतों का जो नियंत्रण है वो कठिन हो गया था। जाहिर सी बात है, दिल्ली केंद्र में है, इतना दूर दूर तक प्रशासन करना मुश्किल काम था, और ये एज इट इज लाइन एनसीईआरटी से उठाई गई है। फिर जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना। तो पहला देखिए, अधिकांश जनजाति पहला ही गलत है भैया, कहाँ उनके पास लिखित दस्तावेज था, ये वाला गलत हो गया। फिर देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया था, बताइए। तो याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सारे अधिकार हैं वो महारानी जी को सौंप दिए गए थे, तो ये बात हो गया ऑप्शन डी वाला। वही चीजें हैं, बार बार रिपीटेड हैं। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग क्यों होता है, आपको ये बताना है। तो देखिए, किसी भी साम्राज्य या वंश के वर्धन और विकास को चित्रित करने में ये इंपॉर्टेंट होती है। अनुक्रम और प्रकार्यात्मक संबंध को दर्शाने के लिए भी होता है, कालक्रमिक रूपरेखा के लिए भी होता है, लेकिन ये चीज नहीं होता है। तो ए, बी और सी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला, ठीक है। फिर ये वही बात हो गई कि चोल मंदिर धार्मिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन का केंद्र थे, कथन एकदम सही है। कारण क्यों केंद्र थे, तो चोल कांस्य प्रतिमाओं में आप देखिए ना केवल देवी देवताओं की बल्कि कुछ भक्तों की भी प्रतिमाएं मिली हैं, तो कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की व्याख्या भी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कारण कथन की व्याख्या कर रहे हैं, हाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 2020 का क्वेश्चन है ये, 2020 का, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सब अब क्वेश्चन 2020 के आ रहे हैं, तो अब 2020 से 24 तक का क्वेश्चन बचा हुआ है। सोचिए, बहुत क्वेश्चन हैं सच में, और मुझे तो लगता है कि आज हो भी नहीं पाएगा ये, 6 बजे तक फिर क्लास ही नहीं अपलोड हो पाएगी। देखिए टाइम कितना हो गया है, 4:39 हो गए हैं, मुश्किल है। देखते हैं, अगर 7 बजे तक भी अपलोड हो गई तब भी कर देंगे, वैसे मुझे कहीं जाना भी है अभी। कह रहे हैं कि दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी, पहली बात सही है। दूसरा देखिए कि उनके विचारों के मतलब सारे लोग सहमत थे, ऐसा कोई विचार हो ही नहीं सकता जिससे सारे लोग सहमत हों, तो बस यही वाला गलत है भैया। ए सही है लेकिन बी गलत है, ए सही है किंतु बी गलत है, ठीक है, सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहे हैं रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवा करके अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, सरासर गलत है। ये काम किसने किया था, काकतीय वंश की शासिका रुद्रमा देवी, ठीक है, तो ये पहला गलत हो गया। कह रहे हैं तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर ये तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, तो ये बात सही है। ए जो है वो गलत है, बी सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल सर्वत्र शांति के विचार के शासन के सिद्धांत को अपनाया था, तो हाँ, विभिन्न धर्मों से जुड़े व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो मतलब विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वो अक्सर कट्टर होते हैं, एकदम सही है, कथन कारण सही है, ठीक। और कारण कथन की व्याख्या भी कर ही रहा है, ऑप्शन ए वाला। चलिए आगे देखिए, 220 तक करवा देते हैं, क्योंकि अभी भी 150 के आसपास क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आगे करवा देंगे, नहीं तो मतलब कि बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, उसके बाद कल देख लेंगे कि दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया, नहीं, इनके टाइम में ये जो समाज है वो बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था। कह रहे हैं जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, अरे भैया एकदम सही बात है, ठीक है। जो ज़्यादा विभाजन था ना वो नॉर्मल लोगों में था, जनजातीय समाज जो है उसमें विभाजन उतना नहीं था, तो ए गलत है, बी सही है, ए गलत है, बी सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चंस अब कल करवा देंगे, ठीक है। कल अगर ईश्वर ने चाहा तो 2 क्लास ले लेंगे ताकि दोनों चीज़ें कंफर्म हो जाए। चलिए, कह रहे हैं कि बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया, हाँ एकदम सही है। बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति को रातों रात जो है वो बदल दी थी, और जो पीड़ित पक्ष के लोग थे उनके ये पक्ष में हुआ था, हाँ एकदम सही है, कथन भी सही, कारण भी सही, कारण कथन को भी सुनिश्चित कर रहा है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलिए तो बस करते हैं, चूंकि आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो 220 तक हमने क्वेश्चंस करवा दिए, अगर आप ईमानदारी से देखिए तो मतलब क्वेश्चंस का भरमार है आज। मतलब टाइम की वजह से दिक्कत हो रही है, देख रहे हैं 4:42 हो गया, 6 बजे की क्लास है, और सबसे बड़ी बात तो मुझे मंदिर जाना है, यही दिक्कत है। तो चलिए माफ़ कीजिएगा, हमने सोचा था आज सब खत्म कर देंगे, लेकिन पीडीएफ बनाने में ही बहुत समय लग गया मुझे, ये 7-8 घंटे उसी में लग गए थे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, आई होप आप लोगों ने कुछ नया जाना समझा होगा। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।